हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें के साथ शेयर करें। प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे सनी के हाथ पांव ठंडे हो गए। रोहित की आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। रोहित ने अपनी प्लेट से नाश्ते का निवाला अपने मुंह में रखते हुए कुछ देर तक अपना निवाला चबाते हुए सनी की ओर देखा। सनी को अंदाजा हो गया था कि रोहित को सनी की फीलिंग के बारे में पता चल चुका था। सनी ने भी बचपन से लेकर आज तक सिर्फ रोहित को ही अपना आइडल माना था। परिवार वाले भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सनी जितना अपने माँ बाप से नहीं डरता था, उससे कहीं ज़्यादा वो रोहित से डरता था। सनी की गेमिंग की आदत से परेशान होकर सनी के माँ बाप ने सनी को रोहित के ही हवाले कर दिया था और जब से सनी टीनेजर था तब से लेकर अब तक सनी ज़्यादातर अपना वक्त रोहित के साथ ही बिताता था। कुछ ही महीनों पहले जब सनी की उम्र 22 साल की हुई तब रोहित ने सनी को काफ़ी डांट फटकार लगाकर सनी को उसकी गेमिंग की आदत हमेशा को छोड़ देने के लिए उससे कहा। हालांकि रोहित से डांट फटकार सुनने के बावजूद भी सनी छुप छुप कर गेमिंग जरूर किया करता था, मगर अब पहले से ज़्यादा वो अपने कैरियर पर ध्यान देता था और इसीलिए रोहित के ही कहने पर मनाली के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की जिम्मेदारी सनी ने अपने कंधों पर उठा ली थी। डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ में सनी ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित भैया, क्या आपको कुछ चाहिए? रोहित ने सनी को इशारे से अपने पास बैठने को कहा। सनी धीरे धीरे रोहित के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। जैसे ही सनी चेयर पर बैठा, रोहित ने खाने की प्लेट सनी के सामने रखी और सनी से कहा, यहीं पर नाश्ता करके जाओ। रोहित की बात सुनकर सनी चौंक कर रोहित की ओर देखने लगा। रिया अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर खिलखिलाने लगी। अब तक तो बच्चे भी अच्छी तरह से जान चुके थे। शर्मिला के उपवास की बात सुनकर सनी भी आज के दिन उपवास रखने के बारे में सोच रहा होगा। बच्चों और रोहित के सामने सनी की अच्छी खासी क्लास लग गई थी। वहीं अनिका इन सब बातों से बेहद दूर थी। अनिका भले ही डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार के साथ बैठी थी, मगर अनिका का मन किसी और उलझन में फंसा हुआ था। तभी अचानक रोहित ने भारी आवाज़ में सनी से पूछा, ये शर्मिला कितने दिनों से काम कर रही है हमारी होटल में? रोहित की बात का सीधा सीधा जवाब देते हुए सनी ने कहा, 3 महीने हो गए। सनी का जवाब सुनते ही रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, और इसका इंटरव्यू किसने लिया था? मेरा मतलब है, क्या किसी एजेंसी के थ्रू ये हमारे होटल में दाखिल हुई थी या तुमने पर्सनली इसका इंटरव्यू लिया था? इस बात का जवाब देते हुए सनी ने मन ही मन कुछ याद करने के बाद रोहित से कहा, नहीं, दरअसल शर्मिला कुछ दिनों के लिए जूली के बदले काम करने आई है। सनी का जवाब सुनकर रोहित हैरान हो गया। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, हमारे फ्रंट डेस्क रिसेप्शन पर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था जूली। जूली मैटरनिटी लीव पर है। तब जूली ने शर्मिला का नाम रिकमेंड किया। रोहित ये बात सुनकर हैरानी से सनी की ओर देखने लगा। तभी सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर भैया, मैंने खुद उसका इंटरव्यू लिया था। मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ बात है। काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी और भैया, इसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी है। गेस्ट के साथ किस तरह से बात करते हैं, कोई गेस्ट अगर हमारी किसी भी सर्विस से किसी भी वजह से नाराज़ हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी बातें वो बखूबी जानती है। और भैया, सच कहूँ तो शर्मिला जूली से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। भैया, मैंने तो फैसला भी कर लिया है कि जूली अब अपनी ड्यूटी रिजाइन करेगी। तब मैं शर्मिला को नौकरी से नहीं निकालूंगा, बल्कि उसे प्रमोट करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगा। सनी की ये बात सुनते ही रिया ने भी सनी की बात में हामी भरते हुए रोहित से कहा, हाँ डैड, सनी चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्मिला दीदी वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं तो कहती हूँ आप उन्हें प्रमोशन देकर उन्हें मेरी चाची बना दीजिए। जैसे ही रिया ने ये बात कही, सनी जोर जोर से टेबल पर बैठकर खांसने लगा। सनी को खांसता देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। रोहित भी सनी का रिएक्शन देखकर सनी के मजे ले रहा था। कुछ देर बाद अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए सनी ने कहा, भैया, मुझे लगता है कि आप सब नाश्ता कीजिए, खाना खाइए और आराम कीजिए। आप और भाभी दोनों काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको सुबह ही मिलता हूँ। रोहित को ये कहने के बाद सनी अपनी जगह से खड़े होकर चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर से बाहर निकलते ही सनी ने राहत की सांस ली। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर के ऊपर से किसी ने बहुत भारी बोझ उठा दिया था। अपने कपड़े ठीक करते हुए सनी ने वापस अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को एक हल्का सा सैल्यूट किया
और प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए अलॉट की हुई स्पेशल लिफ्ट में चला गया। खाना खाने के बाद बच्चों ने रोज की तरह ब्रश किया और फिर वापस लिविंग रूम में जाकर रिया ने रोहित से कहा, डैड हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोग सोने जा रहे हैं। तभी आर्यन ने देखा कि अनिका अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आर्यन ने अनिका के पास जाकर कहा, मम्मा क्या आज आप हमारे साथ हमारे बेडरूम में सोएंगी या आप पापा के साथ अपने बेडरूम में सोएंगी? हालांकि अनिका अभी भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, मगर मन ही मन अनिका ने अब ये सोच लिया था कि अगर उसे रोहित के असली चेहरे तक पहुंचना है तो उसे रोहित के साथ ज़्यादा वक्त बिताना होगा। अनिका रोहित को और नज़दीक से जानने की कोशिश करना चाहती थी। बीती रात जब रोहित अकेला अपने बेडरूम में था और अनिका बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में थी, तब रोहित ने शराब की एक पूरी बोतल खाली कर दी थी। जब सुबह अनिका ने रोहित के बेडरूम में शराब की बोतलों को देखा और सिगार के टुकड़ों को देखा, तब अनिका अचानक ही चौंक गई थी। अनिका आज ये देखना चाहती थी कि अनिका के होते हुए रोहित का बर्ताव कैसा रहता है। इसीलिए धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, आप लोग जाइए, सो जाइए, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। बच्चे भी देख चुके थे कि अनिका जब से पुलिस स्टेशन से लौटी थी काफ़ी परेशान थी। इसीलिए बच्चे भी अब अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। तीनों बच्चों ने अनिका और रोहित को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चले गए। बच्चों के जाने के बाद प्रेसिडेंशियल स्वीट के बड़े से लिविंग रूम में अनिका और रोहित बिल्कुल अकेले थे। शायद याददाश्त खोने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब अनिका और रोहित एक ही छत के नीचे बिल्कुल अकेले एक दूसरे के साथ थे। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका ने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया था। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका के पास जाकर रोहित ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवा देता हूँ, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने सिर्फ ना में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? अनिका का ये सवाल सुनकर रोहित खुद चौंक गया। रोहित के चेहरे पर इस तरह का सरप्राइज देखकर अनिका ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सवाल शायद दुनिया का सबसे अजीब सवाल हो सकता है, मगर शायद मेरे लिए ये ही सवाल मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी और मेरी पिछली ज़िंदगी से जोड़ सकता है। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक पूरी तरह से टूट चुकी होती। जिस इंसान का अतीत उसे छूट चुका हो, जिस इंसान का अपना वजूद ही ना पता हो, रिश्ते नाते न पता हो, यहाँ तक कि जो इंसान अपना नाम तक भूल गया हो, वो इंसान अक्सर ऐसी सिचुएशन में या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस बेवजह की अनजानी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मगर अनिका ने अपने आप को बखूबी संभाल रखा था और रोहित को भी अनिका की यही क्वालिटी बेहद पसंद थी। अनिका अपना सब कुछ भुला चुकी थी, मगर अनिका की फाइटिंग स्ट्रेंथ आज भी उतनी ही मजबूत थी और चट्टान की तरह ऊंची खड़ी थी जितनी याददाश्त खोने से पहले थी। और अनिका की यही फाइटिंग स्ट्रेंथ उसे दुनिया के बाकी इंसानों से अलग बनाती थी। अनिका को देखकर रोहित को कभी कभी सोच में पड़ जाता था कि ऊपर वाले ने भी क्या नसीब लिखकर अनिका को इस धरती पर भेजा था। अनिका इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। अनिका का दिमाग शायद इस दुनिया का सबसे तेज दिमाग था। अनिका की काबिलियत, अनिका का स्वभाव, अनिका को विरासत में मिली शक्तियाँ सब एक तरफ और अनिका की ज़िंदगी से जुड़े एक से एक भयानक हादसे एक तरफ। खुद रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका को ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने अनिका को इतना शक्तिशाली बनाया था, या उसे इस बात की फरियाद करनी चाहिए कि सब कुछ देने के बावजूद उसने अनिका के नसीब में इतने दुख भरे दर्दनाक हादसे लिखे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, कहानी के जरिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी बयां की जा सकती तो शायद तुम आज इस सिचुएशन में ही ना होती। तुम क्या हो, तुम क्या थी, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, ये बताने के लिए शायद आज की पूरी रात कम पड़ जाए। हाँ, मगर मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बचपन से बिना माँ बाप के पली बड़ी तुम हमेशा से ही बाकी बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर रही हो। मैं शारीरिक तौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक और दिमागी शक्ति की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ें सीखने के लिए हम जैसे लोग सालों लगा देते हैं, वो सारी चीज़ें तुम महज कुछ मिनटों में सीख सकती हो। रोहित ने अपनी पीठ सीधी करते हुए मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, बताओ क्या कहूँ मैं तुम्हें कि तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो, ये कहूँ तुम्हें, या ये कहूँ
कि मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा तेज ड्राइवर कोई नहीं देखा। तुम अगर रेसिंग को प्रोफेशन बना लो तो इस दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग कार ड्राइवर को पीछे छोड़ दो। या फिर बात करूं तुम्हारे मार्शल आर्ट्स की, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर को कुछ ही सेकंड में ज़मीन में पटक सकती हो तुम। या फिर ये कि तुम इस दुनिया के सबसे शातिर चोर हो, यानी कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक साइबर हैकर, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां, यूं कहा जा सकता है कि बड़े से बड़े देश के साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बड़ी ही आसानी से घुसकर या तो उस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है या फिर उसे बर्बाद होने से बचा सकता है। बस तुम्हारी ज़िंदगी में जुड़ी हुई बातों में मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हारा नाम एक है मगर तुम्हारे रूप अनेक हैं। रोहित की ये सारी बातें सुनकर अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका को अपनी तारीफ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि अनिका ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन थी और अनिका के जीने का मकसद क्या था। रोहित की बातें अनिका को काफ़ी ज़्यादा उलझन में डाल रही थी। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, और मेरे पापा, मेरा मतलब है मिस्टर कर्ण गुलेरिया, तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मैं बचपन से बिना माँ बाप के पली बड़ी हूँ, तो फिर मिस्टर कर्ण गुलेरिया। रोहित ने अनिका का ये सवाल सुनकर एक लंबी सांस ली। अनिका बड़ी ही बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। रोहित भी जानता था कि अनिका के सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि याददाश्त खो चुकी अनिका को सब कुछ एक पल में बता पाना नामुमकिन था। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा और तुम्हारे डैड कर्ण गुलेरिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, मगर तुम्हें दुश्मनों से बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने कर्ण गुलेरिया का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो अचानक ही दिल्ली शहर से गायब हो गई। उसके बाद जो जो हुआ वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। हम दोनों उस कहानी के आखिरी पड़ाव हैं। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा जिन लोगों से तुम्हें बचाना चाहती थी, हमने खुद अपने हाथों से उन दुश्मनों को ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा था कि अब ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। ये तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा की ही प्लानिंग थी कि हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। मरने के बावजूद तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे सामने तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रही और दुश्मनों के वार से तुम्हें बचाती रही। ये कह सकते हैं कि अगर तुम जीनियस हो तो तुम्हारी माँ शायद तुमसे भी कहीं ज़्यादा बड़ी जीनियस थी। कहने को तो दुनिया के लिए तुम्हारी माँ कई साल पहले ही मर चुकी थी, मगर मरने से पहले तुम्हारी माँ ने इतनी प्लानिंग की थी कि दुश्मन कई सालों तक तुम तक पहुँच नहीं पाए थे। रोहित की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। अनिका को इस तरह गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर रोहित ने अनिका से कहा, हम जिस गुलेरिया हाउस में गए थे, यहाँ होटल आने से पहले वहाँ कमरे में तुमने जिस तस्वीर को देखा था वही तुम्हारी माँ थी, हूबहू तुम्हारी शक्ल। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका के जहन में और भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। रोहित अनिका के चेहरे को देखकर ये समझ गया था कि अनिका का कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था, मगर रोहित ये नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में अनिका अपने दिमाग को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दे। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खो चुका पेशेंट अगर अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देता है तो ये उसके लिए बेहद हानिकारक हो सकता था। अनिका के चेहरे पर बढ़ती हुई परेशानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, अनिका, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारा दिन आज बहुत लंबा गुजरा है। आज तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और कल सुबह हम सब बच्चों के साथ मनाली शहर के एक हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। मैंने हमारे लिए एक स्पेशल चार्ट हेलीकॉप्टर बुक करवाया है जो सुबह हमें होटल के हेलीपैड से 1 घंटे की मनाली टूर करवाएगा। बच्चे खुश हो जाएंगे। रोहित की बात सुनकर अनिका ने सिर्फ मुस्कुराकर रोहित की बात में हामी भर दी। उसके बाद बड़े ही प्यार से धीमी आवाज़ में रोहित ने अनिका से कहा, एक काम करो, बेडरूम में जाओ और कपड़े बदल लो। मैं कुछ देर बाद कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अनिका ने फिर से रोहित की बात में हामी भरी और बेडरूम में चली गई। जैसे ही अनिका बेडरूम के अंदर गई, रोहित रिसाइलिंग चेयर पर बैठकर ये सोचने लगा कि कब तक और उसे अपनी पत्नी से दूर रहना होगा। अनिका और रोहित एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों पति पत्नी थे। दोनों के 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे, मगर आज अचानक ही रोहित को अनिका करीब होने के बावजूद अपने आप से कोसों दूर नजर आ रही थी।
रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अचानक रोहित के मोबाइल फ़ोन पर एक अनोन नंबर फ्लैश होने लगा। रोहित ने जब कॉल रिसीव किया तो इंस्पेक्टर ग्रेवाल की आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, सर, सबूत खड़े हो या सबूत मिटाने हो, दोनों ही चीज़ में रिस्क बहुत होता है और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कानून हाथ में लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मगर मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि गलती से कुछ चीज़ें नज़रअंदाज ज़रूर हो सकती हैं। बस मगर नज़रअंदाज की कुछ कीमत होती है। मैं आपको अभी एक नंबर भिजवाता हूँ, उस नंबर पर कुछ पैसे भिजवा दीजिए सर। क्या है कि आप ही का काम कर रहा हूँ और सरकारी तनख्वाह के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। हम खुद का घर नहीं चला पाते, फिर आपका इतना बड़ा काम हमारी इतनी छोटी सी तनख्वाह में कैसे पूरा कर पाऊँगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात सुनकर रोहित ने बिना कुछ रिएक्ट करे इंस्पेक्टर गेरीवाल का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जो मैसेज भेजा था उस मैसेज पर क्लिक करके रोहित ने दिए हुए नंबर पर 5 लाख रुपए भिजवा दिए। जैसे ही रोहित ने 5 लाख रुपए भिजवाए, कुछ ही सेकंड बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल के नंबर से रोहित के फ़ोन स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। थैंक यू सर, अब आप बेफिक्र होकर चैन से सो जाइए। इंस्पेक्टर गेरीवाल को पैसे भेजने के बाद रोहित फिर से गहरी सोच में डूब गया। रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई गहरा नाता था। बेडरूम में दाखिल होने के बाद अनिका अचानक ही पूरे बेडरूम को बड़े ही गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि अनिका की नज़रें किसी तरह की छानबीन कर रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि रोहित के बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसे अनयूजुअल कहा जा सकता था। अनिका धीरे धीरे पूरे कमरे में यहाँ वहाँ देखकर ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि कहीं उसे ऐसा कोई सुराग मिल जाए जो उसे रोहित के असली चेहरे तक ले जा सके। यहाँ तक कि अनिका ने वार्डरोब खोलकर भी पूरा कबर्ड चेक करने की कोशिश की, मगर अनिका को कहीं कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र नहीं आई। अनिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अनिका पूरे कमरे की छानबीन कर ही रही थी कि अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अनिका चौंक कर झटके से साइड टेबल से जा टकराई। अनिका का हाथ साइड टेबल पर टकराने की वजह से साइड टेबल पर पड़े सामान सीधा ज़मीन पर जा गिरा। अनिका को इस हालत में देखकर रोहित तेजी से अनिका के पास आया और अनिका को दोनों कंधों से पकड़कर कहने लगा, अनिका, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अनिका? अनिका की सांसें काफ़ी तेज हो चुकी थी। अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित को लगा अनिका को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत थी और उसे वो मिल नहीं रही थी। रोहित ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में अनिका से प्यार से पूछा, क्या हुआ अनिका? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? अनिका बस यहाँ वहाँ देखते हुए कुछ देर मन ही मन सोचने लगी कि वो रोहित की इस बात का वो क्या जवाब दे। अनिका ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, नहीं, वो मैं बस अपने कपड़े ढूंढ रही थी। अनिका को परेशान देखकर रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने वार्डरोब के पास ले गया। वार्डरोब की ओर इशारा करते हुए रोहित ने अनिका से कहा, इस कबर्ड में सारे कपड़े तुम्हारे हैं और वहाँ उस कबर्ड में सारे मेरे कपड़े हैं। तुम जल्दी से चेंज कर लो और आराम करो। अनिका ने रोहित की बात सुनते ही हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने कपड़े लेकर अनिका शावर में चली गई। जब अनिका कपड़े बदलकर बाहर आई तब अनिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित के साथ रूम कैसे शेयर करे। अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर जैसे ही अनिका बाथरूम से बाहर आई, अनिका ने देखा कि रोहित बिस्तर पर लेटा गहरी नींद में सो चुका था। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित के लिए भी आज का दिन आसान नहीं था। अनिका धीरे से चलकर बिस्तर के पास गई और अपनी जगह पर धीरे से लेट गई। अनिका काफ़ी थक चुकी थी, मगर अनिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अनिका के मन ही मन कई सारे ख्याल चल रहे थे। कहीं ना कहीं अनिका भी यही सोच रही थी कि वो रात भर जागकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर जिस रोहित मारवा को उसका पूरा परिवार इतना प्यार करता था, उस रोहित मारवा का असली चेहरा क्या था। अपने आप से परेशान अनिका कई घंटों तक बस आंखें खुली रखकर जागती रही, मगर कई घंटे जागने के बाद भी अनिका को अपने कमरे में किसी तरह की कोई हरकत होते हुए नजर नहीं आई। रोहित भी गहरी नींद में सो चुका था। धीरे धीरे अनिका की आंखें भी भारी होने लगी और अनिका भी गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे थे और होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की मेन लॉबी में पूरी तरह से सूट बूट में तैयार होकर यहाँ वहाँ घूमता नजर आ रहा था। सनी के स्टाफ को ऐसा लग रहा था जैसे सनी किसी बेहद इम्पोर्टेंट क्लाइंट का इंतजार कर रहा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल मनाली की सबसे बेहतरीन शानदार होटल थी।
और अक्सर देश विदेश से वीवीआईपी जब भी मनाली आया करते थे तो वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ही रुका करते थे। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी, देश विदेश से आए मंत्री, स्पोर्ट्समैन और बाकी वीवीआईपी गेस्ट हमेशा ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में अपनी बुकिंग रिजर्व करवाते थे। जब से रोहित ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का जिम्मा सनी के हाथों में सौंपा था, सनी ही ऐसे वीवीआईपी का स्वागत किया करता था और होटल के स्टाफ के लिए भी ये आम बात थी कि सनी सुबह सुबह इस तरह बंद संवर कर किसी होटल गेस्ट का स्वागत करने के लिए इस तरह होटल के मेन गेट के पास होटल लॉबी में गेस्ट का इंतजार करता हुआ नजर आता था। कुछ देर तक वहीं होटल की मेन एंट्रेंस के पास सनी बेसब्री से किसी का इंतजार करता हुआ नजर आया। सनी कभी टाई ठीक करता तो कभी अपना कोट सीधा करता। रोज के मुकाबले आज सनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वैसे तो इतनी बड़ी होटल का मैनेजमेंट सनी के कंधों पर था, इसीलिए सनी रोज के अच्छी तरह से ड्रेसअप हुआ करता था, मगर आज जिस तरह से सनी ड्रेसअप हुआ था उसकी बात ही कुछ और थी। नॉर्मली सनी ब्लैक और वाइट कलर के बड़ी ही फॉर्मल किस्म के सूट बूट में नज़र आता था, मगर आज सनी के पहनावे का अंदाज़ा ही कुछ अलग था। स्काई ब्लू कलर का ट्राउज़र, स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर और राउंड नेक टी शर्ट में सनी किसी रईस फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। होटल का स्टाफ अब तक इतना जानता था कि सनी होटल की मैनेजमेंट बखूबी निभाता था, मगर सनी कभी कभी कुछ ऐसे काम कर देता था जिससे होटल के स्टाफ को सनी पर काफ़ी हंसी आती थी। कई बार सनी के बाल बिखरे होते थे तो कई बार सनी अपना ब्लेजर उल्टा पहनकर आ जाता था, मगर आज सनी के पहनावे की बात ही कुछ अलग थी। यहाँ तक कि होटल में काम कर रही लड़कियाँ और होटल में रुके हुए फैमिली गेस्ट भी आज सनी को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती हुई नज़र आ रही थी। तभी रिसेप्शन पर बैठी दो लड़कियां आपस में बात करते हुए एक दूसरे से कहने लगी, ये आज सनी सर को क्या हो गया है, आज इतने हैंडसम और स्टाइलिश लग रहे हैं। दूसरी लड़की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है। आज तक सनी सर को इस तरह तैयार होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। लगता है ज़रूर आज कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हमारी होटल में गेस्ट बनकर आ रही हैं। तभी अचानक मेन गेट के सामने सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेन गेट से एंटर हो रही लड़की का चेहरा देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के होश उड़ गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से दाखिल हो रही लड़की का चेहरा देखकर रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों लड़कियों को लगा था कि उनका बॉस सनी सुबह सुबह सज संवर कर किसी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस का वेट कर रहा था, मगर वो दोनों ये देखकर चौंक गई कि सनी दरअसल जिसका इंतजार कर रहा था वो ना कोई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी, ना कोई वीवीआईपी थी और ना ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रहने आई कोई गेस्ट थी। जो लड़की अभी अभी दाखिल हुई थी वो उन्हीं की यूनिफॉर्म पहने उन्हीं के बीच काम करने वाली शर्मिला थी। शर्मिला को गेट के अंदर आता हुआ देखकर सनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला ने होटल यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसने बाल बिल्कुल संवार रखे थे। हालांकि शर्मिला ने होटल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, मगर फिर भी होटल यूनिफॉर्म में भी शर्मिला काफ़ी एलिगेंट और स्टाइलिश लग रही थी। उसका एक अलग अंदाज था जो शर्मिला को काफ़ी अलग बना देता था। शर्मिला इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। शर्मिला अपना सर झुकाकर रिसेप्शन की ओर आगे बढ़ रही थी। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शर्मिला के पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसे इस वक्त कैसा लग रहा था ये वो किसी को बता नहीं सकती थी। शर्मिला ये जानती भी नहीं थी कि उसके सामने उसका बॉस सनी इस तरह इतनी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शर्मिला रिसेप्शन की ओर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, अचानक ही सनी ने शर्मिला का रास्ता रोक दिया। जैसे ही शर्मिला के सामने उसे सनी का हाथ नजर आया, शर्मिला चौंक गई और एक झटके से शर्मिला ने अपने आगे बढ़ रहे कदमों को रोक लिया। जब शर्मिला ने देखा कि उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस सनी था, तो शर्मिला ने राहत की सांस ली। उसकी सांस जो काफ़ी तेज हो गई थी वो अब धीमी हो गई थी। हैरान शर्मिला ने सनी की ओर देखकर पूछा, सर क्या हुआ, क्या कोई अर्जेंट काम है? इतना कहने के बाद शर्मिला ने अपनी नज़रें झुका ली। जब सनी ने शर्मिला की मासूम आंखों में देखा तो सनी का दिल पिघलने लगा। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को अपनी फीलिंग्स किस तरह बयां करे। कहीं ना कहीं सनी भी अंदर से नर्वस हो रहा था। सनी वैसे तो शर्मिला का बॉस था, मगर अपनी दिल की बात बताने में उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। शर्मिला जब देखो तब काम की ही बातें किया करती थी। यहाँ तक कि शर्मिला ये भी नोटिस नहीं करती थी
कि आज सनी रोज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश और स्मार्ट बनकर शर्मिला के सामने आया था। ना तो शर्मिला ने सनी को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया और ना ही शर्मिला की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि शर्मिला ने इस बात को नोटिस भी किया था कि आज सनी काफ़ी अलग लग रहा था। सनी ने अपने कपड़ों पर काफ़ी महंगा और ब्रांडेड परफ्यूम छिड़क रखा था। क्लीन शेव्ड सनी ने अपने बाल भी रोज के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरह संवार कर रखे थे। सनी को देखकर ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि सनी सुबह सुबह किसी महंगे सैलून में जाकर अपने आप को तैयार करके आया था। मगर सनी को इस बात का अफसोस था कि शर्मिला ने इसमें से कोई भी चीज़ नोटिस नहीं की थी और सीधे सनी से पूछ लिया था कि सनी को उससे कुछ काम था या नहीं। इस बात से सनी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो जानता था कि अपने तरीके से वो शर्मिला को अपनी दिल की बात बताकर रहेगा, पर सनी जल्दबाजी भी नहीं कर सकता था। इस वक्त सनी मन में कुछ सोच रहा था, तभी शर्मिला ने फिर से अपना सवाल दोहराया। उसकी बात सुनकर सनी अपने ख्यालों से बाहर आया। सनी ने अपने कोट के बटन ठीक करते हुए शर्मिला से कहा, काम तो है, दरअसल बात यह है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें पुल साइड पर ले जाता हूँ। मैं आज शाम को हमारे गेस्ट की पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोज़ की तरह ही आज भी किसी गेस्ट ने पुल साइड का एरिया बुक करवाया था ताकि वो अपने मेहमान को शानदार पार्टी दे सके। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में इस तरह की पार्टियां काफ़ी आम थी और सनी और शर्मिला और होटल के बाकी स्टाफ के लिए ये बात भी काफ़ी आम थी। सनी की बात सुनते ही बिना खुद को रोके शर्मिला सीधे होटल की लॉबी से होते हुए पुल साइड की ओर जाने लगी। सनी अभी भी अपने कपड़े संवार रहा था, जबकि शर्मिला सनी से कई कदम आगे निकल चुकी थी। सनी ने जब देखा कि शर्मिला उससे आगे निकल गई थी, तो सनी भी धीरे धीरे शर्मिला के पीछे पीछे पुल साइड के एरिया की तरफ जाने लगा। सनी ने दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। सनी ने आज सोच लिया था कि वो शर्मिला के साथ अपने दिल की बात शेयर करके रहेगा। उसे आज का दिन बहुत सही लग रहा था। वो आज बहुत खुश था और एक्साइटेड भी नज़र आ रहा था, पर जब से उसने शर्मिला का रिएक्शन देखा था, वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था। रास्ते में जाते वक्त सनी खुद को अंदर ही अंदर समझा रहा था कि कैसे भी करके उसे अपनी दिल की बात बतानी है। शर्मिला का सीधा साधा स्वभाव, उसका टैलेंट, उसके बात करने का तरीका, शर्मिला की खूबसूरती देखकर सनी ने यह तय कर लिया था कि अगर सनी अपनी ज़िंदगी में किसी को अपना जीवन साथी बनाएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शर्मिला होगी। वो शर्मिला के अलावा और किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वैसे तो शर्मिला जब से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आई थी, तब से लेकर अब तक सनी को शर्मिला काफ़ी पसंद आने लगी थी। मगर जब शर्मिला ने सनी के परिवार के साथ इतनी अच्छी तरह से बर्ताव किया था, खासकर रिया और बच्चों के लिए शर्मिला ने जो कुछ भी किया था, वो सब कुछ देखकर सनी मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में शर्मिला को अपना ही जीवन साथी बनाकर रहेगा। शर्मिला बीती रात जब से शिफ्ट पूरी करके अपने घर गई थी, तब से लेकर आज तक सनी ने सिर्फ और सिर्फ शर्मिला के बारे में सोचा था। सनी ने पूरी रात शर्मिला के बारे में सोच सोच कर गुजारी थी। वो एक पल के लिए भी सोया नहीं था। सनी को बस सुबह होने का इंतजार था। वो रात भर कहीं ना कहीं यही सोचता रहा कि कब सुबह हो और कब शर्मिला की शिफ्ट का टाइम हो। सनी की उम्र के ज़्यादातर लड़के जब भी अपनी मनपसंद लड़की को प्रपोज करने की तैयारी करते तो उनके लिए बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गिफ्ट लेकर आते थे, मगर सनी ने अपना पूरा बचपन गेमिंग में गुजारा था। सनी ने रोहित के अलावा किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी सच था कि सनी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। इसीलिए सनी को ये नहीं पता था कि एक लड़की को प्रपोज करने से पहले क्या तैयारी की जानी चाहिए। सनी काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। एक तरह से कह सकते हैं कि सनी के हाथ पांव कांप रहे थे, पर वो डर कर हार नहीं मानना चाहता था। सनी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने मौका गंवा दिया तो फिर ये पल कभी नहीं आएगा। शर्मिला जब पुल साइड पर पहुंची तो पुल साइड पर होने वाली तैयारियों को बड़े गौर से देखने लगी और अपने हाथ में एक फाइल लेकर अब उसके अंदर कुछ लिखने लगी। शर्मिला सारी तैयारियों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और वहां पर काम कर रहे स्टाफ को एक एक करके इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि शाम को होने वाली पार्टी में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। शर्मिला से कुछ ही दूर खड़ा सनी सब कुछ देख रहा था, मगर वो मन ही मन इस बात की टेंशन में था कि वो किस तरह से अपने दिल की बात शर्मिला के सामने शुरू करे। सनी कभी अपनी जेब में हाथ डालता तो कभी अपनी दाढ़ी पर अपनी उंगलियां फेरने लगता। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पल को किस तरह से फेस करे।
दरअसल जब तक शर्मिला सनी की जिंदगी में नहीं आई थी तब सनी ने ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन सनी को किसी लड़की से प्यार हो जाएगा, और वो भी इस कदर प्यार हो जाएगा कि वो उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगेगा। मगर आज सनी उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां सनी को शर्मिला के बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी थी। सनी ने धीरे धीरे अपने कदम शर्मिला की ओर बढ़ाना शुरू किया। अपने बाकी साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रही शर्मिला ने जब सनी को अपने बेहद करीब देखा तो वो अचानक चौंक गई। जैसे ही शर्मिला चौंकी उसका बैलेंस बिगड़ा और शर्मिला अपने हाई हील सैंडल पर अपना वजन संभाल नहीं पाई। शर्मिला स्विमिंग पूल के अंदर गिरने ही वाली थी कि सनी ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और मजबूती से उसे अपनी ओर खींच लिया। सनी ने इतनी ताकत से शर्मिला को अपनी ओर खींचा था कि शर्मिला सीधे सनी की बाहों में आकर लिपट गई। शर्मिला को जो शौक लगा था उसकी वजह से कुछ देर तक तो शर्मिला को कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर अचानक ही शर्मिला को रियलाइज हुआ कि वो सनी की बाहों में थी। सनी के लिए सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था, मगर जैसे ही शर्मिला ने रियलाइज किया कि वो सनी के कितने करीब थी, उसने अचानक ही अपने आप को सनी से दूर किया और अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगी, सर सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। अचानक ही शर्मिला की बात बीच में काटते हुए सनी ने कहा, तुम मुझे सर बुलाना बंद करो। सनी की ये बात सुनकर शर्मिला हैरान होकर सनी को देखने लगी। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जस्ट कॉल मी सनी, ओके। शर्मिला के चेहरे पर हैरानी देखते हुए सनी ने मुस्कुराते हुए शर्मिला से कहा, मेरा मतलब है मेरे परिवार के लोग मुझे सनी कहकर बुलाते हैं। जिंदगी में मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं हैं, मगर जितने भी हैं सारे के सारे मुझे सनी कहकर बुलाते हैं। फिर तुम मुझे सनी कहकर क्यों नहीं बुला सकती? सनी की इस बात का जवाब देते हुए शर्मिला ने कहा, क्योंकि सर वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, और मैं आपकी नौकर, और एक नौकर होने के नाते मैं अपने मालिक को सर कहकर बुलाती हूँ। इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। इतना कहकर शर्मिला चुप हो गई और सनी की ओर देखने लगी। शर्मिला की ये बात सुनते ही सनी ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम तो बात कहाँ की कहाँ ले जा रही हो। देखो शर्मिला, मैं तुमसे कैसे कहूँ। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला के सामने अपनी फीलिंग्स कैसे रखे। तभी अचानक सनी के दिमाग में एक ख्याल आया और सनी ने शर्मिला से कहा, शर्मिला, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच में नौकर और मालिक का रिश्ता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये रिश्ता ख़त्म कर दें तो। सनी की बात सुनते ही शर्मिला के चेहरे पर काफ़ी घबराहट नजर आने लगी। शर्मिला ने कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद सनी से कहा, सर अगर आपको मेरे काम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नज़र आती है तो प्लीज़ मुझसे कहिए, मगर इस तरह मुझे नौकरी से मत निकालिए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। शर्मिला अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगी थी। शर्मिला ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद सनी से कहा, क्या रोहित सर या अनिका मैडम ने आपसे मेरे बारे में कोई कंप्लेंट की है? क्या बच्चों की देखभाल करने में मुझसे कोई चूक हो गई है, या फिर किसी और कस्टमर ने मेरे बारे में कोई कंप्लेंट की है? सर प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए सर। ये सब सुनकर सनी अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए शर्मिला को शांत रहने का इशारा कर रहा था, मगर शर्मिला की घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तभी सनी ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए शर्मिला से कहा, बात ये नहीं है शर्मिला, बल्कि बात बहुत सिंपल है। बस मेरी आंखों में देखकर समझने की कोशिश करो। जब शर्मिला ने अचानक ही सनी की ऊंची आवाज़ सुनी तो शर्मिला ने अपने आप को बोलने से रोक लिया। सनी और शर्मिला के आसपास खड़े होटल के स्टाफ वाले भी सनी की ऊंची आवाज़ सुनकर अचानक शांत हो गए। तभी सनी ने अपने दोनों हाथ शर्मिला के कंधे पर रखकर कहा, आई लव यू शर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। सनी का ये प्रपोजल सुनकर शर्मिला हैरान रह गई। सनी ने सबके सामने शर्मिला को प्रपोज किया था। हालांकि सनी खुद भी ये बात नहीं जानता था कि सनी ने जिस वक्त अपने दिल की बात शर्मिला से कही थी उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि आसपास खड़े होटल के स्टाफ ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। शर्मिला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सनी इस कदर सबके सामने इस तरह से उसे प्रपोज कर देगा। सब कुछ शर्मिला के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था। सनी जहाँ अब भी शर्मिला की आंखों में देख रहा था वहीं शर्मिला को बड़ा अजीब लग रहा था। इस वक्त शर्मिला को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो गई थी। उसे अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आसपास खड़े सारे लोग उसी को देख रहे थे। जब सनी ने देखा कि शर्मिला के लिए सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था तो सनी ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी।
इतना कहने के बाद शर्मिला की ओर देखते हुए सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो शर्मिला, मुझे ये बात तुमसे इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, मगर सच कहूँ तो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से अपने दिल की फीलिंग तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह तुम्हारे साथ ये बात करूँ। आज मुझे सही मौका लगा तो मैंने बिना सोचे समझे तुमसे अपने दिल की बात कह दी। वैसे मैंने काफ़ी सोचा पर बार बार नर्वस हो जाता था, इसीलिए जब तुम मेरे इतने करीब आ गई मैंने बस तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। सनी की बातें सुनकर शर्मिला की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो सनी को ही देखे जा रही थी। सनी ने अपनी आवाज़ और भी ज़्यादा धीमी करते हुए शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ तुम मेरी इस बात को गलत मत समझना। मैं ये बातें ऐसे नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हारे साथ सीरियस होना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद सनी ने शर्मिला की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी आंखों में ध्यान से देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सनी की बातें सुनकर शर्मिला सिर्फ अपनी नजरें झुकाकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सनी की इन बातों का क्या जवाब दे और क्या रिएक्ट करे। शर्मिला के चेहरे पर परेशानी देखते हुए सनी ने फिर से अपने माथे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, देखो शर्मिला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी अच्छी तरह से नहीं जानती, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 3 महीने से जानते हैं, मगर मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ये होटल मेरा नहीं है, रोहित भैया इस होटल के मालिक हैं और रोहित भैया ही बचपन से मेरे आइडल रहे हैं। सच कहूँ तो बचपन से मैं रोहित भैया की तरह ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव बनना चाहता था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं समझता गया कि मैं रोहित भैया जैसा नहीं बन सकता। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं हर कुछ दिनों बाद किसी लड़की को इस तरह से प्रपोज कर देता हूँ तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हो। सच कहूँ तो बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं की है। इतना कहकर सनी शांत हो गया। उसने देखा शर्मिला अब भी शांत है। ये देखकर सनी ने आगे कहा, शर्मिला, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ है और पहली बार ही मैंने अपने दिल की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर की है। प्लीज़ मेरी इन फीलिंग्स को गलत मत समझना। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स होनी चाहिए। मैंने सिर्फ अपने दिल की फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की है। मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं जानता और मैं तुम्हें अभी अपना जवाब देने के लिए फोर्स भी नहीं कर रहा। तुम अपना वक्त ले सकती हो, मगर मुझे तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शर्मिला काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी नज़रें झुक गई थी। शर्मिला ये भी जानती थी कि मनाली एक छोटा सा शहर था। यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ करते थे। शर्मिला के साथ ही जिन्होंने अभी अभी सनी को शर्मिला के सामने प्रपोज करते हुए सुना था, वो भी शर्मिला के बारे में तरह तरह की बातें करने लगेंगे। ये बात भी शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी। लोग तो यही कहने वाले थे कि शर्मिला ने ही जानबूझकर रोहित मारवा के कजन सनी को ऊपर अपने हुस्न का जाल बिछाया होगा और सनी को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की होगी। शर्मिला ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि कई लड़कियां ऐसी होती थी जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी और सनी जैसे किसी ऊंचे खानदान के लड़के के साथ शादी करके अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए वो इस तरह की हरकतें किया करती थी। और शर्मिला को ये भी पता था कि हो ना हो उसके आसपास खड़े उसके साथी इस वक्त शर्मिला के बारे में यही सोच रहे थे। शर्मिला के सामने खड़ा सनी बड़ी ही बेसब्री से शर्मिला के किसी भी तरह के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक शर्मिला ने अपनी नज़रें उठाकर सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, क्या मैं आपसे अकेले में बातें कर सकती हूँ? जब शर्मिला ने ये बात सनी से कही तब सनी को एहसास हुआ कि शर्मिला के आसपास उसी के साथ काम करने वाले कई लोग खड़े थे। इसीलिए तुरंत शर्मिला की बात मानते हुए सनी ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो हम वहाँ टेरेस गार्डन में जाते हैं। सुबह का वक्त था और टेरेस गार्डन में काफ़ी ज़्यादा धूप निकली थी। ऐसे वक्त पर ज़्यादातर मेहमान टेरेस गार्डन से दूर ही रहना पसंद करते थे। टेरेस गार्डन में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। सनी और शर्मिला धीरे धीरे टेरेस गार्डन के बीचों बीच बने एक छोटे से शेड के नीचे चले गए। जब सनी को यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं था तब सनी ने शर्मिला की ओर देखा और कहा, हाँ कहो शर्मिला, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे?
सनी की बात सुनने के बाद शर्मिला काफ़ी देर तक खामोश खड़ी रही। जब सनी ने शर्मिला की खामोशी को महसूस किया तब सनी ने शर्मिला से खुद धीमी आवाज़ में कहा, देखो शर्मिला, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है और तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे बता देना। इससे पहले कि सनी अपनी बात पूरी कर पाता, शर्मिला ने सनी की ओर आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मगर हाँ, एक रिलेशनशिप ऐसी है जिसे मैं कभी नहीं तोड़ सकती। शर्मिला की बात सुनकर सनी हैरान रह गया। शर्मिला धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। सनी से कुछ कदम दूर जाने के बाद शर्मिला ने धीमी आवाज़ में कहा, देखिए सर, आप में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फ़र्क है और हमारे बीच का ये फ़र्क चाहते हुए भी हम मिटा नहीं सकते। सर, ना सिर्फ मैं गरीब हूँ, मगर मेरी कहानी, मेरा अतीत कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी आपको अपने अतीत से जोड़ने नहीं दे सकती। मेरे भविष्य में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे अतीत पर लगे दाग आपके भविष्य को अंधकार में धकेल दें। सनी समझ नहीं पा रहा था कि शर्मिला आखिर उससे क्या कहना चाहती थी, मगर शर्मिला के चेहरे पर काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। सनी ने धीमी आवाज़ में शर्मिला से पूछा, क्या हुआ? तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे खुलकर बता सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रख सकती हो। अभी सनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक शर्मिला ने सनी की ओर मुड़कर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आई एम ए रेप विक्टिम। शर्मिला की ये बात सुनकर सनी के होश उड़ गए। सनी के दिल की धड़कनें जो काफ़ी तेज चल रही थी, शर्मिला की बात सुनने के बाद जैसे अचानक ही थम सी गई थी। सनी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को क्या कहे। शर्मिला ने धीमी आवाज़ में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती थी। उस गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर खेती किया करते थे। मेरे पिताजी भी एक किसान थे। बचपन में हमने काफ़ी गरीबी देखी है। मेरे पिताजी ने काफ़ी मेहनत करके बचपन में हमें पालने की कोशिश की थी। गांव में सिर्फ एक ही स्कूल था, मगर सरकारी स्कूल होने की वजह से कभी वहाँ किसी टीचर की पोस्टिंग ही नहीं की जाती थी और वो स्कूल लगभग हमेशा बंद ही रहता था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों पढ़ाई लिखाई करें और गरीबी और उदासी भरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाएं। इतना कहने के बाद शर्मिला शांत हो गई। सनी उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरा छोटा सा गांव था, जहां पर सरकारी स्कूल में मुझे और मेरे भाई का दाखिला मिल गया था। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें और रोज़ गांव से स्कूल बस आने जाने का खर्च मेरे पिताजी के लिए बहुत ज़्यादा था। खेती बाड़ी की इनकम कभी फिक्स नहीं होती थी। अगर कभी ठीक से बारिश हो जाती तो उतनी आमदनी हो जाती थी कि साल भर हम लोग खाना खा सके और मैं और मेरा भाई उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सके। मगर अगर किसी साल बारिश थोड़ी कम हो जाए या थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो सारी फसल या तो बर्बाद हो जाती थी या तो सूखे खेतों में फसल बोने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। कहते कहते शर्मिला की आंखों नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमारे पास आमदनी का और कोई जरिया नहीं था, मगर मेरे पिताजी ने सोच कर रखा था कि वो मुझे और मेरे भाई को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे ताकि हम इस गरीबी और जिल्लत भरी ज़िंदगी से बाहर निकल सकें। किसी तरह एक गांव से दूसरे गांव रोज़ सफ़र करते हुए मैंने सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। मेरे पिताजी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बाढ़ तो कभी सूखा लगातार हमारी किस्मत का पीछा करता रहा और मेरे पिताजी गरीबी की दलदल में धंसते चले गए। मगर मेरे पिताजी ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देकर एक दिन इस अंधेरे दलदल से निकाल कर रहेंगे। मेरी माँ भी हर कदम पर मेरे पिताजी का साथ देने के लिए तैयार थी, मगर वो गांव की औरत थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो गांव के जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम किया करती थी, जिसके बदले में जमींदार तनख्वाह तो नहीं देता था, मगर अनाज दे दिया करता था। गांव की ज़्यादातर औरतें जमींदार के लिए इसी प्रकार से काम किया करती थी। गांव में ये माना जाता था कि जमींदार ऐसा इसलिए करते थे ताकि गांव में किसी के पास इतना पैसा ना आए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना सिर उठा सके। जमींदार की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि गांव में जितना भी पैसा हो सिर्फ और सिर्फ उसी के घर पर हो, और उन्हीं पैसों के दम पर वो पूरे के पूरे गांव को अपने सामने झुकाकर रखना चाहते थे। सेकेंडरी एजुकेशन पूरा करने के बाद पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाऊं।
मगर मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा करना हमारे परिवार के लिए बेहद मुश्किल था। शहर जाने के लिए शहर की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पिताजी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर अब मेरे पिताजी ने वो किया जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। सनी बड़े ही ध्यान से और शांति से शर्मिला की हर बात सुन रहा था। अपने ही ख्यालों में खोई हुई शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पिताजी ने फैसला किया कि वो फसल की अच्छी पैदावार के लिए जमींदार से कर्जा लेकर फसल बोएंगे। हमारे खेत के अलावा उन्होंने आसपास के खेत भी उस साल किराए पर ले लिए। जमींदार भी इस तरह के कर्ज देने के लिए उतावले होते थे। कर्ज तो तुरंत मिल गया। पिताजी ने बड़ी फसल बोने की सारी प्लानिंग भी कर ली। किराए के खेतों में जाकर उन्होंने फसल बोना शुरू कर दिया। पिताजी की आंखों के सपने और सपनों के साथ साथ खेत में धीरे धीरे फसल भी लहराने लगी। अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी मेरे पिताजी की उम्मीदें भी अब यकीन में बदलती जा रही थी। बढ़ती हुई फसल में मेरे पिताजी को मेरे और मेरे भाई का सुंदर और उज्जवल भविष्य दिखाई देने लगा था। मगर तभी अचानक एक बहुत बड़ी घटना हुई। शर्मिला अपनी और अपनी बदहाल जिंदगी की कहानी सुना रही थी। उसकी कहानी सनी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो शर्मिला की आंखों में उसका दर्द साफ देख पा रहा था। तभी शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन हमारे गांव में एक बाढ़ आई। बाढ़ की चपेट में गांव के कई घर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। गांव में हर तरफ बर्बादी छा गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, मगर कई परिवार अपने पालतू जानवर खो बैठे। जहाँ खेत और फसलें नजर आती थी, वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। उस बाढ़ की चपेट में मेरे भाई को एक ऐसी चोट लगी जिससे वो अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। बाढ़ अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़कर गया। हमारे गांव में मेरे पिताजी ने जिन आंखों में अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद नजर आती थी, अब उन आंखों में सिर्फ आंसू नजर आ रहे थे। बाढ़ के पीछे पिताजी के किराए पर लिए खेत कीचड़ में तब्दील हो गए थे। शर्मिला अपनी कहानी बता रही थी। तभी सनी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, एक मिनट शर्मिला, मैं तुम्हें बीच में टोक रहा हूँ, पर क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सनी के इस सवाल पर शर्मिला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे भाई को रीढ़ की हड्डी पर एक ऐसी चोट लगी कि उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। गांव में हर तरह मातम ही मातम नजर आने लगा था। जमींदार से लिए हुए कर्ज को लौटाने का मेरे पिताजी के पास और कोई जरिया नहीं था। मेरे पिताजी ने सोचा था कि एक बार फसल अच्छे दामों पर बिक जाए तो वो जमींदार का कर्ज भी चुका देंगे और बचे हुए पैसों से वो मेरी आगे की पढ़ाई भी पूरी करवा पाएंगे। मगर एक बाढ़ ने मेरे पिताजी के सारे सपनों को पर पानी फेर दिया। पहले तो मेरे पिताजी और मेरी माँ जमींदार के सामने काफ़ी रोए गिड़गिड़ाए, मगर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अक्सर छोटे गांव में पुलिस और कानून भी इन जमींदारों की जेबों में ही पड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। कई सालों से हमारे गांव का जमींदार ही हमारे गांव का भगवान बना बैठा था। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अगर किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश भी की तो अगले ही दिन उसकी ज़ुबान खींच ली जाती थी। हमें इन माहौल में रहने की आदत थी। मैंने बचपन से यह सब कुछ देखा था, मगर ये नहीं पता था कि बचपन से जमींदारों ने दूसरों पर जो जुल्म किए थे वो एक दिन हम पर भी लागू होंगे। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले शर्मिला की आंखों से आंसू निकलने लगे। शर्मिला को अपनी कहानी बताने में बेहद तकलीफ हो रही थी और शर्मिला के ठीक बगल में खड़ा सनी ये बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला को किस तरह शांत करे। सनी ऊंचे खानदान में रहने वाला एक लड़का था जिसने ना तो कभी गरीबी को इतने करीब से देखा था और ना ही कभी गरीबी को महसूस किया था। बचपन से लेकर जवानी तक सनी ने अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल गेमिंग में ही बिताया था। मोबाइल गेम खेलने में सनी को टोकन खरीदने पड़ते थे और उन टोकन को खरीदने के लिए जब भी सनी अपने माँ बाप से पॉकेट मनी देने से मना कर देते थे तो सनी ये महसूस करता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत और दुखी लड़का है। मगर आज जब सनी ने शर्मिला की कहानी सुनी तो सनी को अपने आप से नफरत होने लगी थी। जिस सनी को उसके परिवार ने इतने नाजों से पाला था, उसे पता भी नहीं था कि बाहर दुनिया में उसकी उम्र के बाकी बच्चे कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं। रोती हुई शर्मिला को दिलासा देते हुए किसी तरह सनी ने अटकती हुई आवाज़ में कहा, फिर क्या हुआ शर्मिला? सनी की बात सुन शर्मिला किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे पिताजी ने जो कर्ज लिया था उसका बोझ बढ़ता गया। एक दिन जमींदार ने पिताजी से कह दिया कि अगर 2 दिन में मेरे पिताजी ने उनका कर्ज नहीं चुकाया
तो हमारे परिवार के साथ भी वही किया जाएगा जो कर्ज ना चुकाने पर बाकी परिवारों के साथ किया जाता था। सनी को ये बात कहने के बाद शर्मिला की सिसकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई। सनी शर्मिला की बात सुनकर काफ़ी हैरान था। सनी ने अटकती हुई आवाज़ में शर्मिला से पूछा, कर्ज ना चुका पाने वाले किसानों के साथ क्या करते थे वो लोग? शर्मिला ने रोती हुई आंखें सनी की आंखों में डाली और कहा, जो किसान जमींदार से लिए हुए कर्ज की भरपाई नहीं कर पाते थे, उन किसानों की बीवियों को जमींदार तब तक अपने पास रखता था जब तक उसका दिल ना भर जाए। एक बार जमींदार का दिल भर जाता था, फिर वो उन औरतों को फेंक देता था। शर्मिला की ये बात सुनते ही सनी का सर शर्म से झुक गया। सनी ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज़्यादा बेहुदा बात कभी नहीं सुनी थी, मगर जिस सनी के लिए ये बात सिर्फ एक बेहुदा हादसा था, वही बात शर्मिला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 2 दिन में इतने सारे पैसे का बंदोबस्त करना मेरे पिताजी के लिए नामुमकिन था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें डर था। जमींदार अपने कुछ लोगों के साथ आया और मेरी माँ को पूरे गांव के सामने उठाकर अपने साथ ले गया। मेरे पिताजी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने जमींदार के आदमियों के पांव पकड़ लिए, मगर उन सभी लोगों ने मेरे पिताजी की इतना मारा कि मेरे पिताजी वहीं रास्ते पर बेहोश हो गए। पूरे गांव के सामने वो लोग मेरी माँ को बेइज्जत करके अपने साथ ले गए और फिर 2 हफ्ते बाद मेरी माँ के शरीर को वो हमारे घर के सामने फेंक कर चले गए। मेरी माँ का शरीर पूरी तरह से बेजान पड़ चुका था। तभी जमींदार ने हमारे घर आकर कहा, ये अभी तो सिर्फ फसल की वसूली हुई है, सूद की वसूली करने के लिए वो फिर एक बार हमारे घर आएंगे। तब तक मेरी माँ की देखभाल करने के लिए वो हमें कुछ अनाज की बोरियां भी देकर गए और साथ ही मेरे पिताजी से कहने लगे, इतना याद रखना, अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है, हमारी अमानत है, इसे खिला पिलाकर तंदुरुस्त रखना वरना ठीक नहीं होगा। और हाँ, इतनी बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे कर्ज की अभी भी भरपाई नहीं हुई है। मेरे पिताजी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो कई दिनों तक घर की चौखट पर बैठे रहे। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे वो अपने आप को इतना कमज़ोर मानने लगे थे कि वो अपने आप को ही कोसने लगे थे। अपने परिवार की ऐसी हालत के लिए उन्हें अपनी कमजोरी पर नफरत होने लगी थी। कई दिनों तक ना तो उन्होंने खाना खाया और ना ही घर के अंदर कदम रखा। बस घर की चौखट पर बैठे वो घंटों अपनी बर्बाद फसल को देखते रहते। उन दिनों में 15 साल की थी। अपनी माँ की और अपने भाई की देखभाल तो अच्छी तरह से कर सकती थी, मगर अपने पिताजी की ऐसी हालत देखना मेरे लिए भी नामुमकिन होता जा रहा था। मैंने पिताजी को कई बार समझाने की कोशिश की कि वो घर के अंदर आ जाएं, कुछ खाना खा लें, मगर पिताजी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने जिंदा लाश बन गए थे और एक दिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे पिताजी की लाश हमारे घर के सामने बरगद के पेड़ से टंगी हुई थी। मेरे पिताजी अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। उनसे अपने परिवार का दुख देखा नहीं जा रहा था और ना ही वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ कर पा रहे थे। अपनी कमजोरी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरा भाई बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। मेरे पिताजी की चिता को आग देने के लिए मेरे भाई के शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने यह तय किया कि मेरे पिताजी की लाश को नदी में बहा दिया जाए। पिताजी के जाने के बाद मैं और माँ बिल्कुल बेसहारा हो गए। हमें पता भी नहीं था कि इस दुनिया में बिना किसी बड़े के साए के कैसे रहा जाता था। ऐसी मुश्किल घड़ी में पिताजी के भाइयों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था। ऐसे में मेरी माँ के पास और कोई चारा नहीं था। मेरी माँ ने मजबूरी में अपना पुराना काम फिर से शुरू करने का फैसला किया। मेरी माँ फिर से जमींदार के यहाँ पर खाना पकाने के लिए जाने लगी, जिसके बदले में जमींदार माँ को कुछ अनाज की बोरियां दे देता था, जिससे माँ मेरा और मेरे भाई का पेट भरती। जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अपराध किया था, उन्हीं लोगों की सेवा करते हुए मेरी माँ की आंखों से दिन रात आंसू नहीं रुकते थे। मेरी माँ चुपचाप ये सारी जिल्लत बर्दाश्त करती रही ताकि वो मुझे जिंदा रख सकें, मेरे भाई को जिंदा रख सकें। शर्मिला की कहानी सुनते सुनते सनी की आंखों से आंसू बारिश की बूंदों की तरह छलकने लगे। सनी के लिए अब ये समझना मुश्किल हो गया था कि इंसान और हैवान के बीच कैसे फ़र्क किया जा सकता था। जब इंसान खुद हैवान का ऐसा रूप धारण कर ले। सनी ने जब शर्मिला की ओर देखा तो सनी को महसूस हुआ कि शर्मिला की आंखें अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदली हुई नजर आ रही थी। शर्मिला की आंखों में दुख से ज़्यादा जुनून दिखाई दे रहा था। शर्मिला को अपनी कहानी बताते हुए दुख से ज़्यादा इस बात को लेकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि ऊपर वाले ने उसे और उसके परिवार को इतना कमज़ोर क्यों बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला को धीरे धीरे ताकतवर लोगों से नफरत होने लगी थी।
अपनी कहानी का आखिरी पड़ाव बताते हुए शर्मिला ने सनी से कहा, एक दिन मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अगर माँ जमींदार के घर पर ठीक से खाना नहीं पकाती थी या उससे कोई छोटी सी गलती भी हो जाती थी तो जमींदार उस दिन उसे अनाज की बोरी नहीं देता था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। भाई का भूख से बेहाल चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। माँ ने मुझसे कहा कि वो जमींदार के घर काम करने जाएगी। मैंने माँ को रोकने की कोशिश की, मगर माँ ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भाई का भूख के मारे जिस्म कमज़ोर पड़ जाएगा और उसकी ऐसी ही नाजुक हालत में माँ ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। मगर मैं जानती थी कि माँ की भी तबीयत बहुत नाजुक थी। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया कि भाई को पड़ोस वाली चाची की निगरानी में छोड़कर हम दोनों माँ बेटी जमींदार के घर चलकर उसका सारा काम निपटाएंगी और बदले में कुछ अनाज लेकर वापस घर आ जाएंगी। जमींदार के घर पर पैर रखते ही मुझे काफ़ी अजीब महसूस होने लगा। मैं उसी इंसान के घर पर थी जिसने मेरी माँ को बर्बाद किया था। उसकी वजह से मेरे बाप की जान गई थी, मगर अपने भाई को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए मैं उसी हैवान के घर नौकरी करने के लिए मजबूर थी। मैं और मेरी माँ चुपचाप जमींदार की हवेली के बाहर बने एक बड़े से रसोई घर में काम कर रहे थे। तभी अचानक जमींदार और उसका भाई नशे की हालत में धुत हवेली के बाहर आए। नशे की हालत में धुत जमींदार और उसका भाई बड़ी गंदी नज़र से मुझे देखने लगे। नशे की हालत में धुत जमींदार और उसका भाई जिस तरह से मुझे देख रहे थे, वो देखकर मेरी माँ बहुत घबरा गई। मेरी माँ ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। तभी जमींदार ने अपने हाथ में अपने आदमी की एक बंदूक ली और मेरी माँ की ओर बंदूक तानते हुए कहा, तुम्हारा पति तो मर गया, मगर उसका कर्जा अभी भी जिंदा है। ये मत भूलो कि तुम्हारा परिवार अभी भी हमारा कर्जदार है, और जब तक तुम मेरे पूरे पैसे नहीं चुका देती, तुम्हारी हर चीज़ पर हमारा हक है। ज़मींदार और उसका भाई धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। मेरी माँ ने उनके सामने हाथ जोड़े, उनके सामने विनती की, मगर ज़मींदार के भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रसोई घर के बाहर फेंक दिया। मैंने खड़े होकर लड़ने की कोशिश की, मगर ज़मींदार और उसके आदमियों ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। मेरी माँ की आंखों के सामने उन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी माँ रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उन लोगों ने ना तो मेरी माँ की चीखें सुनी और ना ही मेरी चीखें उनके कानों पर पड़ रही थी। हमें छोड़ने से पहले ज़मींदार ने हमें अनाज की कुछ बोरियां तो दी, मगर बदले में कहा कि आज के बाद तुम दोनों माँ बेटी हमारी जायदाद हो। जब तक तुम कर्जा नहीं चुका देती, इसी तरह से तुम माँ बेटी को हमारा कर्ज चुकाना होगा। मेरी माँ की आंखों के सामने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वो देखने के बाद मेरी माँ के मन में भी कई बार ये ख्याल आया कि वो भी मेरे पिता की तरह अपने आप को ख़त्म कर दे। मगर वो जानती थी कि अगर उसने जान दे दी तो फिर उसके जाने के बाद मैं और मेरा भाई इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो जाएंगे। मेरे साथ उस हवेली में क्या हुआ था ये ज़मींदार और उसके आदमी तो अच्छी तरह से जानते थे, मगर ये खबर गांव में नहीं पहुंची थी। गांव में ये खबर फैले इससे पहले ही मेरी माँ ने यह तय कर लिया कि उस मनहूस गांव को और उस बेबसी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वो अपने परिवार के साथ गाँव छोड़कर चली जाएगी। रात के अंधेरे का सहारा लेकर मेरी माँ किसी तरह मुझे अपने साथ लेकर उस गांव से निकल गई। मैं मन ही मन पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी, मगर मेरी माँ की तरह मैं भी जानती थी कि अगर मैंने अपनी जान दे दी तो मेरी माँ और मेरा भाई इस दुनिया में अकेले हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी बस मेरे भाई को लेकर रात के अंधेरे का सहारा लेकर उस गांव से भागने में कामयाब हो गए। कुछ दिनों बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर मेरी माँ ने भीख मांग कर मेरा और मेरे भाई का पेट भरा, मगर कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। आने जाने वाले लोग मेरे भाई की हालत को देखकर हम पर तरस खाकर हम पर सिक्के फेंककर आगे निकल जाते, मगर हर रोज़ मेरी माँ यह सोच सोच कर शर्मसार होती रही कि जिस इज्जत और खुददारी के लिए मेरे पिताजी ने अपनी जान तक दे दी, आज उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, इसलिए कोई इज्जत की नौकरी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऊपर से मेरी माँ का शरीर इतना कमज़ोर पड़ चुका था कि कहीं कोई मजदूरी का काम भी उससे मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। हम दोनों हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। बस हमारे दिल में एक ही उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि मेरा भाई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। भाई के इलाज को ढूंढते ढूंढते एक दिन हम शहर पहुँचे। शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में सिर्फ चेकअप करने के लिए जो फीस चाहिए थी, उतनी तो शायद हम साल भर में भी इकट्ठा नहीं कर पाते।
शहर में आने के बाद मैंने और मेरी माँ ने पहले तो छोटी मोटी नौकरियाँ की। उसके बाद एक अरसा ऐसा भी आया जब मेरी माँ को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। हमने सड़कों पर भीख भी मांगी थी। वक्त गुजरता गया मगर हमारे ज़ख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिला। कुछ महीनों बाद मुझे एक बड़े से शोरूम में एक छोटी नौकरी मिली। उसी के सहारे मैं अपने परिवार का पेट भरती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। परिवार का पेट भरने के लिए कमाए गए पैसों की क्या कीमत होती है, ये मुझे उस दिन पता चला। और उस दिन मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी के लिए फ़ख्र महसूस होने लगा। मैंने भी मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी नौकरी लेकर दिखाऊंगी कि मेरे परिवार को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और वही दिन मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए शायद सबसे बड़ा दिन होगा। और वो दिन बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी में आया। होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेने के बाद मुझे शहर की एक नामी होटल में अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिली। मैं मेरे भाई के लिए एक आशियाना बना सकूं, कम से कम इतनी हैसियत हो गई थी मेरी। अपनी कहानी सुनाने के बाद शर्मिला खामोश हो गई। टेरेस गार्डन में शेड के नीचे बैठी शर्मिला मनाली की वादियों को घूर रही थी, जैसे वो कुदरत से सवाल कर रही हो कि उसने या उसके परिवार ने क्या बिगाड़ा था किसी का कि उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। कुछ देर जब तक वहाँ बेबस खामोशी छाई रही, उस खामोशी में सनी को शर्मिला पर बीता हुआ हर जुल्म नुकीले कांच की तरह चुभ रहा था। न सिर्फ शर्मिला के आंसू सूख चुके थे बल्कि सनी की आंखों से बहने वाले आंसू भी सूख चुके थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद सनी ने शर्मिला से पूछा, और तुम्हारी माँ, वो क्या करती है अब? सनी का सवाल सुनते ही शर्मिला मुस्कुराकर सनी की ओर देखने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद चुप्पी तोड़ते हुए शर्मिला ने सनी से कहा, शहर आने के कुछ ही अरसे बाद माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ज़िंदगी में उसके साथ जो जुल्म हुए थे उसके बाद शायद वो दिन रात यही सोचती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी कि ये ऊपर वाले ने उसे इतना कमज़ोर क्यों बनाया था कि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई। मेरी माँ ने आत्महत्या तो नहीं की थी मगर इसी सोच की वजह से अंदर ही अंदर वो अपने आप को ख़त्म कर रही थी। एक दिन मेरी माँ ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक मेरा बस एक ही सपना है, मेरी आंखों में बस एक ही उम्मीद है कि किसी तरह मैं अपने छोटे भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। जैसे ही सनी ने शर्मिला की ये बात सुनी, सनी की आंखों में चमक आ गई। सनी चाहता था कि कम से कम शर्मिला की इस उम्मीद को सच करने के लिए वो कुछ कर सके। शर्मिला के करीब जाते हुए सनी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। तुम्हारे भाई का इलाज करने के लिए चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, उसे जहाँ भी भेजना पड़े, मैं उसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भेजने के लिए तैयार हूँ। खर्चे की तुम फिक्र मत करना। ये मत समझना कि मैं तुम पर कोई एहसान करके अपने एहसानों के बदले तुम्हारी इच्छा खरीदना नहीं चाहता हूँ, मगर सचमुच मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सनी की ये बात सुनने के बाद फिर से शर्मिला ने अपनी नज़रें झुका ली और फिर धीमी आवाज़ में कहा, सर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इतनी बड़ी होटल में काम करती हूँ। आपको मेरी तनख्वाह भी पता है, ठीक ठाक कमा लेती हूँ। सर मेरे भाई के इलाज के लिए सिर्फ ढेर सारे पैसों की नहीं बल्कि एक ऐसी दवाई की ज़रूरत है जो जुटा पाना शायद मेरे बस की बात नहीं। शर्मिला की बात सुनकर सनी हैरान रह गया। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी दवाई हो सकती है जिसे खरीद पाना शर्मिला के लिए मुमकिन नहीं था, और अगर उस दवाई की कीमत बहुत ज़्यादा थी तो सनी शर्मिला की मदद करना चाहता था। सनी ने शर्मिला से कहा, अरे तुम बताओ तो कौन सी दवाई है वो, मैं तुम्हें वो दवाई ला कर दूँगा। और देखो, इसको मेरा एहसान मत समझना। अगर तुम चाहो तो आने वाले दिनों में तुम्हारी तनख्वाह से मैं धीरे धीरे पैसे काटता रहूँगा ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तुमने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें सही हैं, जो कुछ दुख तुमने झेले हैं, कम से कम उन सारे दुखों, उन सारी तकलीफ़ों के बदले तुम्हें इतनी तो तसल्ली हो कि इतना सब कुछ सहने के बाद तुम्हारा भाई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। इतना कहने के बाद सनी ने आगे कहा, और सच कहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी का सपना पूरा होते हुए मैं भी देखना चाहता हूँ। प्लीज़ शर्मिला, मना मत करना और मुझे बताओ कि वो कौन सी दवाई है जो तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती है। मैं अभी कुछ देर में उस दवाई का इंतज़ाम करता हूँ। सनी की बात सुनने के बाद शर्मिला के चेहरे पर और भी ज़्यादा मायूसी दिखने लगी। शर्मिला ने धीमी आवाज़ में सनी से कहा,
अगर वो दवाई इतनी आसानी से मिल जाती तो इस दुनिया में आज कहीं कोई बीमार आदमी या हादसे का शिकार आदमी नज़र नहीं आता। वो दवाई नहीं है, वो चमत्कार है। मेरे भाई की रीढ़ की हड्डी पर कुछ इस तरह से चोट लगी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी का ठीक हो पाना नामुमकिन है। रीढ़ की हड्डी पर लगी चोट की वजह से मेरे भाई का शरीर बेजान हो चुका है, मगर मेरे भाई का दिमाग, उसकी आँखें, उसका मन बिल्कुल वही सारी चीज़ें सोच सकता है, महसूस कर सकता है जैसा कि मैं और आप। मुझ पर और हमारी माँ पर जो जुल्म हुए हैं, हमने जो दुख सहे हैं, वो सब कुछ वो जानता है, मगर हमारी मदद करने के लिए या हमें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी आंखों से आंसू बहा सकता है। सनी ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए शर्मिला से कहा, शर्मिला प्लीज़ एक बार बताओ मुझे कि वो कौन सी दवाई है। तभी शर्मिला ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो एक ऐसी दवाई है जिसके ज़रिए रोहित सर और अनिका मैडम ने अलेक्जेंडर की जान बचाई थी। शर्मिला के मुंह से ये बात सुनकर सनी के होश उड़ गए। सनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा था ना आपसे सर, चमत्कार भी उन्हीं लोगों के घर होते हैं जिनके घर घी के दिए जलते हैं, आंसुओं के सहारे दिए नहीं जला करते हैं। और जो गरीब आंसुओं के सहारे दीप जलाने की कोशिश करते हैं, उनकी किस्मत में सिर्फ उदासी लिखी होती है। मैंने कहा था ना आपसे, अगर मेरी किस्मत में होता तो आपसे मांग भी लेती, मगर जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं लिखी उसे कैसे मांग लूँ आपसे सर। शर्मिला की बात सुनकर सनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। सनी ने अटकती हुई आवाज़ में शर्मिला से कहा, अलेक्जेंडर को बचाने के लिए भाभी ने। इससे पहले कि सनी अपनी बात पूरी कर पाता, शर्मिला ने सनी से कहा, V16 पाउडर का इस्तेमाल किया था और वही V16 पाउडर मेरे भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। हालांकि सनी V16 पाउडर के बारे में कुछ ठीक से नहीं जानता था, मगर लोगों की तरह उसने भी कई ऐसी बातें सुनी थी कि अनिका के पास कोई ऐसा ड्रग था जिसकी वजह से दुनिया भर की ताकतें अनिका के पीछे पड़ी थी। ना ही रोहित और अनिका ने कभी सनी के साथ खुलकर इसके बारे में कुछ बातें की थी और ना ही सनी ने कभी अपने भैया भाभी को इस बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस की थी। सनी और शर्मिला जहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे, वह जगह टेरेस गार्डन के बीच बनी एक छोटी सी शेड थी। अक्सर होटल में आए कपल इस जगह पर प्राइवेट वक्त गुजारना पसंद करते थे। होटल का स्टाफ यहाँ वहाँ घूमते हुए कई बार उस तरफ देखकर यह नोटिस कर रहे थे कि शर्मिला अकेले में सनी के साथ बातें कर रही थी। होटल के स्टाफ में देखते ही देखते कई सारी बातें चलने लगी, यहाँ तक कि शर्मिला की खूबसूरती से जलने वाली कुछ लड़कियाँ यह भी कहने लगी कि शर्मिला जैसी लड़कियाँ पैसे कमाने के लिए अपने बॉस को खुश करना बेहद अच्छी तरह से जानती हैं। होटल का स्टाफ यह तो नहीं जानता था कि शर्मिला और सनी के बीच में क्या बातें चल रही थी, मगर उनके लिए अफवाह फैलाने के लिए बस उन दोनों का बातें करना ही काफ़ी था। धीरे धीरे जैसे ही होटल में काम करने वाली बाकी लड़कियों के कानों तक ये खबर पहुंची, कई सारी लड़कियां टेरेस गार्डन के पास भी दिखावा करके शर्मिला और सनी की इस मीटिंग को देखने लगे। मगर जैसे ही उनका एक सीनियर वहां किसी काम के सिलसिले में पहुंचा और उसने यह पूरा नज़ारा देखा, उसने सारी लड़कियों को डांट कर अपने अपने काम पर जाने को कहा। मगर फिर उस सीनियर ने सनी और शर्मिला के बीच बढ़ रही नज़दीकियों को नोटिस किया और बिना कुछ रिएक्ट करे वहाँ से चला गया। सनी इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था। सनी के चेहरे पर काफ़ी टेंशन नज़र आ रहा था। शर्मिला के मुंह से V16 पाउडर का नाम सुनकर सनी के होश उड़ गए। रोती हुई और दबी हुई आवाज़ में शर्मिला ने सनी से कहा, सर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में ऊंचे ओहदे पर बैठे ऊंचे ख़ानदान के लोगों के लिए ही होती हैं। उन पर हम गरीबों का कोई हक नहीं है। हम अब तक ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडिकल साइंस में कई ऐसे आविष्कार हो चुके हैं जो खतरनाक बीमारियों को भी आसानी से हरा सकते हैं, मगर ये सारी दवाइयाँ आम लोगों के लिए अब तक अवेलेबल नहीं की गई हैं। ये बस दुनिया में उस वर्ग के लिए सीमित है जिन्हें लोग ऊंचे ख़ानदान के लोगों के नाम से जानते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। सिर्फ उन्हीं की जान की कीमत होती है। पर अगर ऐसी चीज़ें हर एक इंसान में बांट दी जाए तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, और अगर भेदभाव ख़त्म हो गया तो उन लोगों की बादशाहत भी ख़त्म हो जाएगी। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, अपने भाई को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैं ज़िंदगी भर जूझती रहूँगी। शायद ऊपर वाला कोई चमत्कार ही कर दे, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो चमत्कार इंसान के बस में है वो चमत्कार हमारे लिए नहीं है। अलेक्जेंडर एक बहुत प्यारा बच्चा है,
मेरी दुआ अलेक्जेंडर के साथ है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगी। मगर मैं जानती हूँ कि अलेक्जेंडर और मेरे भाई के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अलेक्जेंडर मारवा खानदान का खून है और मेरे भाई के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बस एक बेबस, लाचार और कमज़ोर किसान का खून है। शर्मिला की बातें सुनकर सनी पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। तभी शर्मिला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरी कहानी सुनाकर मैंने आपको परेशान तो नहीं किया सर। बस मैं यही कहना चाहती थी कि आपने मुझे जो प्यार दिखाया है मैं उस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरे भाई को फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखना है। इसके अलावा ना तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है और ना ही मेरी ज़िंदगी के और कोई मायने हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर। ये कहने के बाद शर्मिला अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर वहाँ से चली गई। सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो शर्मिला से क्या कहता। सनी बस फटी हुई आंखों से शर्मिला को होटल लॉबी में वापस जाते हुए देखता रहा। सुबह सुबह प्रेसिडेंशियल सूट में जब अनिका की आंखें खुली तो रोहित मुस्कुराता हुआ उसके सामने ट्रे पकड़कर खड़ा था। रोहित ने ट्रे में अनिका के लिए ऑरेंज जूस रखा था। अनिका की जैसे ही आंखें खुली रोहित ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। मैंने तो सोचा था कि याददाश्त खोने के बाद तुम्हारी कई सारी आदतें भी बदल गई हैं। क्या तुम जानती हो, पहले तुम दोपहर को 1-1 बजे तक सोया करती थी, कई बार उससे भी ज़्यादा। कई बार तो तुम आंखें खोलती थी तब बच्चे डिनर करके वापस बेडरूम में आ रहे होते थे, मगर आजकल तो घर में सबसे पहले तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। आज कई दिनों बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी पुरानी अनिका की पुरानी आदतें वापस लौट आई हैं। देखो, सुबह के 10 बज गए हैं और अब जाकर तुम्हारी आंखें खुली हैं। अक्सर ऐसी बातों पर पति नाराज़ हुआ करते हैं, मगर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कम से कम तुम्हारी पुरानी आदतें लौट रही हैं। और तुम देख लेना, बहुत जल्द तुम्हारी पुरानी आदतों के साथ तुम्हारी याददाश्त भी वापस लौट आएगी। वैसे एक पति होने के नाते मुझे इस बात से ज़्यादा फरियाद नहीं है कि मेरी बीवी की याददाश्त खो चुकी है। तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो, उतनी ही समझदार हो जितनी पहले थी। बस सुबह सुबह जागने के बाद तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार नज़र आता था, कहीं ना कहीं आज तुम्हारी आंखों में वो प्यार गायब है। मैं तुम्हारी आंखों में फिर से अपने लिए वो प्यार देखना चाहता हूँ। रोहित की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनिका जानती थी कि याददाश्त खोने से पहले अनिका रोहित से बेहद प्यार करती थी। ना सिर्फ लोगों ने उसे बताया था, मगर बच्चों ने अनिका को जो वीडियो दिखाया था उस वीडियो से भी ये बात साफ साफ पता चलती थी कि अनिका और रोहित एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। अनिका ने धीरे से अपने बिस्तर से उठकर रोहित से कहा, क्या मैं पहले भी बिना ब्रश किए ही जूस पी लिया करती थी या ब्रश करने के बाद ही जूस पीती थी? अनिका की ये बात सुनकर रोहित खिलखिलाकर हंसने लगा। अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को साइड टेबल पर रखते हुए रोहित ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की की याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है वो लड़की अपनी ज़ुबान की ताकत को कैसे नहीं भुला पाई। आज भी तुम्हारी ज़ुबान उतनी ही हाजिर जवाब है जितनी कि पहले थी। जाओ, पहले फ्रेश होकर आओ, मैं बच्चों के साथ नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और मैं तुम्हें बता दूं कि बच्चे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम सब मनाली का हेलीकॉप्टर टूर लेने के लिए जाने वाले हैं। बेडरूम के बाहर जाने से पहले अचानक ही रोहित ने अपने कदम रोक लिए और फिर अनिका के ठीक बगल में आकर बैठ गया। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, अनिका, हम ये तो नहीं जानते कि तुम्हारी याददाश्त कब वापस आएगी। अगर तुम्हारे जितना बड़ा डॉक्टर मैं होता तो ज़मीन आसमान एक करके ये पता लगा लेता कि तुम्हारे दिमाग के किस हिस्से को ताला लग गया है और फिर उसकी चाबी कहीं ना कहीं खोज ही निकालता और तुम्हारे अतीत को तुम्हारे वर्तमान के साथ जोड़ देता। मगर अनिका, इतना याद रखना, मैं, बच्चे, पूरा परिवार तुमसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। अनिका को ये कहने के बाद रोहित ने अनिका के माथे पर चूमते हुए कहा, अगर हो सके तो बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करना। वैसे तो हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, मगर हैं तो आखिर बच्चे, और मैं बच्चों की आंखों में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ कि उनकी मम्मा उनकी आंखों के सामने होते हुए भी अपनी मम्मा को मिस कर रहे हैं। अनिका, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बच्चों के साथ बिल्कुल पहले की तरह पेश आने लगो।
मेरा मतलब है जब भी बच्चे गलती करें तो उन्हें डांट दिया करो। उनकी शरारतों पर रोक लगाने के लिए तुम कई बार उन्हें छोटी छोटी सज़ा भी दिया करती थी। वैसे भी माँ बाप की डांट भी बच्चों की परवरिश का एक अहम हिस्सा होती है। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना सीख जाओ। हो सकता है बच्चों के बचपन में तुम्हें अपना अतीत नज़र आ जाए। बच्चे तुम्हारे साथ जब भी वक्त गुजारते थे तो उनके साथ तुम हंस हंस कर बच्चों की तरह ही बच्चा बनकर उनके साथ वक्त बिताती थी। मैंने सोचा था मनाली आने के बाद हम सब खुशी खुशी वक्त गुजारेंगे, मगर यहाँ आने के बाद एक जो हादसे होने लगे, उसके बाद बच्चे भी थोड़े से सहम गए हैं। आज मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बच्चों के लिए तुम उनकी पुरानी मम्मा अनिका बनकर आ जाओ। उन्हें इस बात का एहसास मत होने देना कि तुम अंदर से कितनी परेशान हो। हमारे बच्चे दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं, मगर तुम्हें परेशान होता हुआ, तुम्हें दुखी होता हुआ नहीं देख सकते। अनिका भी रोहित की बात अच्छी तरह से समझ पा रही थी। अनिका को भी कहीं ना कहीं अपने आप पर थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा था। अनिका ने रोहित के साथ बेडरूम में सिर्फ इसलिए रात गुजारी थी ताकि अनिका ये जान पाए कि रोहित का असली चेहरा क्या है। मगर कहीं ना कहीं अब अनिका को भी लगने लगा था कि रोहित के बारे में जो भी गलत बातें उसने सुनी थी वो शायद बेबुनियाद थी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते रोहित के कई दुश्मन थे, जिसके चलते लोग रोहित के बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद श्रेया भी इसी गलतफहमी का शिकार थी। रोहित जब कमरे से बाहर निकला तब रोहित ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठे बच्चे लैपटॉप खोलकर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखकर जोर जोर से अपने हाथ हिला रहे थे। रिया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, दादी देखिए, मम्मा अभी तक जागी नहीं है। माँ की पुरानी आदतें वापस लौट रही हैं। देख लीजिएगा, हमारी मम्मा जल्द से जल्द वापस पुरानी मम्मा बन जाएंगी। बच्चे वीडियो कॉल के जरिए आयशा मारवा के साथ बात कर रहे थे। तीनों बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। स्पेशली वो सब इस बात को लेकर एक्साइटेड थे कि आज वो अपनी मम्मी और डैड के साथ पूरा दिन बिताने वाले थे। उन्होंने ये सोचा था कि मनाली आने के बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ वक्त गुजारेंगे, मगर लकड़ी बाज़ार में जो हादसा हुआ था उसके बाद उन्हें अपने मॉम डैड के साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला था। मगर आज वो जानते थे कि उनके मॉम डैड पूरा दिन उनके साथ रहने वाले थे और वो लोग मनाली की हेलीकॉप्टर राइड भी करने वाले थे। जैसे ही रोहित लैपटॉप स्क्रीन के पास आया, आयशा ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम तो भूल ही गए हो कि तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है। ना कोई कॉल करते हो, ना ही वीडियो कॉल करते हो, लेकिन ये तो बच्चे हैं जो अपनी दादी माँ को मिस करते हैं। आयशा की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा काम निकल आया कि आपको कांटेक्ट करने का मौका नहीं मिला। रोहित अपनी माँ को लकड़ी बाजार में हुए हादसे के बारे में नहीं बताना चाहता था। रोहित की बात सुनते ही आयशा ने कहा, अरे भाई, तुम लोगों को वहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम अपना सारा काम काज छोड़कर कुछ वक्त के लिए बिजनेस के टेंशन को भुलाकर अनिका और बच्चों के साथ वक्त बिता सको। वहाँ जाकर भी अगर तुम्हें काम ही करना है तो एक काम करो, तुम सब वापस यहाँ आ जाओ। मुझे बच्चों को और अनिका को अपने आप से दूर रखने का कोई शौक़ नहीं है। रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे माँ, अभी तो आए हैं, अभी कुछ दिन यहीं पर रहने वाले हैं, एंड आई प्रॉमिस यू कि आने वाला वक्त मैं बच्चों के साथ और अनिका के साथ बिताऊंगा। रोहित अपनी माँ के साथ बात कर ही रहा था कि रोहित के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें इंस्पेक्टर गैरीवाल ने लिखा था, हम हत्यारे के बेहद करीब पहुँचने वाले हैं। इंस्पेक्टर गैरीवाल का मैसेज पढ़ने के बाद रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित कुछ देर तक बस अपने फ़ोन स्क्रीन पर लिखे मैसेज को पढ़ता रहा। ना ही रोहित आयशा की ओर देख रहा था और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई टाइप कर रहा था। बस मैसेज पढ़ने के बाद रोहित एक गहरी सोच में डूब गया। वीडियो कॉल में जब आयशा ने रोहित को परेशान देखा तो आयशा ने रोहित से पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका मैसेज है, और इस मैसेज को पढ़ने के बाद तुम इतने परेशान क्यों नज़र आने लगे हो। जब आयशा ने यह बात कही तब तीनों बच्चों ने भी अपने पापा के चेहरे पर बदले हुए हाव भाव को नोटिस किया। तभी अचानक रोहित ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे नहीं माँ, वो ज़रा ऐसे ही चिराग का मैसेज था। वो एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना चाहता था। जैसे ही आयशा ने रोहित की ये बात सुनी, आयशा ने रोहित से कहा, देखा, अभी मैंने कहा था ना, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने गए हो तो बिज़नेस की सारी बातें कुछ दिनों के लिए भूल जाओ और चिराग से भी कह दो कि कुछ दिनों के लिए कंपनी वही संभाले।
अब वो इतने सालों से तुम्हारे साथ काम करता है। तुम्हारे साथ साथ अब हमें भी चिराग मेहता पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में वो बड़ी अच्छी तरह से कंपनी संभाल लेगा। आयशा की बात सुनने के बाद रोहित ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा। अब आप और बच्चे बात कीजिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अपनी माँ आयशा को ये कहने के बाद रोहित अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। बच्चे फिर से कुछ देर के लिए अपनी दादी माँ के साथ बात करने लगे। वहाँ बालकनी में रोहित किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। बार बार कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करने के बावजूद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। अंदर बैठे बच्चे भी अपने पापा को नोटिस कर रहे थे, मगर उन्हें लगा कि पापा हमेशा की तरह बिजनेस के ही किसी काम से शायद परेशान थे। इसलिए रोहित को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर उन्होंने रोहित को कोई सवाल नहीं किया और अपनी दादी माँ के साथ बात करने लगे। बालकनी में रोहित का कॉल कई बार डिस्कनेक्ट कर रहा था। एक बिजनेस टाइकून होने के नाते रोहित को शायद यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई उसका कॉल डिस्कनेक्ट करे, और ना ही रोहित की ज़िंदगी में ऐसे मौके आए थे कि रोहित किसी को कॉल लगाना चाहे और वह रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट करे। इधर दादी माँ को बाय कहने के बाद बच्चों ने लैपटॉप बंद कर दिया और बालकनी में खड़े रोहित के पास जाकर कहने लगे, पापा हम सब रेडी हैं, कब निकलना है? अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन तीनों ने लगभग एक साथ एक ही बात कही थी। रोहित ने जब पीछे मुड़कर देखा तो तीनों बच्चे बिल्कुल रेडी थे। बच्चों के चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट भी नजर आ रही थी। हमेशा शांत रहने वाला आर्यन भी आज खिलखिलाकर हंस रहा था। रोहित बच्चों के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि अचानक रोहित के बेडरूम का दरवाज़ा खुला। तीनों बच्चों ने जब मुड़कर देखा तो बच्चों की नज़र अपनी मम्मा पर पड़ी। आज कई दिनों बाद अनिका बिल्कुल पहले की अनिका की तरह तैयार होकर बाहर निकली थी। अनिका को इस तरह देखकर तीनों बच्चों के चेहरे और भी ज़्यादा खिल उठे थे। रिया ने अपनी दोनों बाहें हवा में फैलाते हुए अनिका की ओर दौड़ लगाते हुए कहा, ये मम्मा, यू आर बैक। वैसे तो अनिका ने काफ़ी सिंपल लेगिंग्स और कुर्ती पहन रखी थी, मगर आज अनिका ने अपने बाल संवारे थे, माथे पर बिंदी लगाई थी, कानों में झुमके पहने थे और अपने हाथ की कलाई में ब्रेसलेट पहना था। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने अपने पहले की तस्वीरें देखकर हूबहू उसी तरह की ड्रेसिंग और स्टाइलिंग करने की कोशिश की थी। बच्चों ने जब अपनी माँ को इस तरह देखा, तीनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास गए। अनिका जैसे ही बेडरूम से बाहर निकली, रिया अनिका की कमर से जाकर लिपट गई। आर्यन और अलेक्जेंडर भी अपनी माँ के पास जाकर मुस्कुराते हुए चेहरों से अपनी माँ को देखने लगे। कई दिनों बाद उन्हें अपनी मम्मा को वही पुराने अंदाज में देखा था, लेकिन बच्चों से कुछ कदम दूर बालकनी में खड़ा रोहित बस अनिका को देखता ही रह गया। अनिका के लंबे काले बाल, गहरी आंखें रोहित को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफ़ी थी। अनिका को इस तरह से देखकर रोहित के दिल में कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और रोहित भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि वही पुरानी यादें एक दिन अनिका के दिल में भी ताज़ा हो जाएं और रोहित और उसके परिवार को वही पुरानी अनिका वापस मिल जाए। कहीं ना कहीं रोहित अनिका को देखकर वह भी भूल चुका था कि जो अनिका उसके सामने खड़ी थी वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को सांप सूंघ गया था। ना तो रोहित पलके झपका रहा था और ना ही उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को देखकर रोहित का पूरा शरीर बर्फ बन चुका था। तीनों बच्चों ने जब पीछे मुड़कर अपने पापा को देखा तो तीनों बच्चे एक साथ हंस पड़े। तभी रिया ने अपने पापा की ओर धीरे धीरे से कदम आगे बढ़ाए और कहा, पापा पहचानो ही नहीं, ये कौन है? बड़ी बड़ी आंखों से अनिका के चेहरे को देख रहा रोहित कभी नहीं भूल सकता था अनिका के इस खूबसूरत चेहरे को। पहली बार जब रोहित ने अनिका को इसी पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की लॉबी में देखा था, तब भी रोहित इसी तरह से कुछ देर के लिए अनिका को देखता रह गया था। रोहित काफ़ी देर तक बिना पलके झपकाए बस अनिका को देखता रहा। बच्चों की ओर देख रही अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। रोहित की बातों ने अनिका पर असर जरूर दिखाया था। अनिका भी जान चुकी थी कि बच्चों के लिए अब ज़्यादा दिनों तक अपनी असली माँ से दूर रहना बेहद मुश्किल हो गया था। इसलिए अब अनिका ने भी तय कर लिया था कि चाहे पुरानी अनिका उसे वापस मिले ना मिले, बच्चों को उनकी माँ ज़रूर मिलकर रहेगी। ब्लैक सैंडल, ब्लैक लेगिंग, हल्का नीला कुर्ता और बिल्कुल उसी कलर के झुमके और बाकी एसेसरीज में अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी ज़मीन पर उतर आई थी। अनिका ने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था।
मगर दुनिया की सबसे स्टाइलिश मॉडल भी अनिका की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अनिका को देखते ही रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही जिंदगी में एक ही लड़की के साथ उसे कितनी बार पहली नज़र का प्यार हो सकता था। रोहित को अब मन ही मन ये फीलिंग होने लगी थी कि वो जब भी अनिका का चेहरा देखता था उसे उसी तरह की फीलिंग होती थी जब रोहित ने अनिका को पहली बार देखा था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। अनिका तीनों बच्चों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तीनों बच्चों ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अनिका भी अपना बैलेंस बनाकर बच्चों के साथ हंसी खुशी खेलने लगी थी। रोहित की आंखों के सामने आज वही दिन था जिसकी रोहित ने उम्मीद की थी। अनिका और रोहित के तीनों बच्चे फिर से खुश नजर आ रहे थे। फिर से एक बार रोहित का पूरा परिवार एक साथ खुशियां मनाने वाला था। रोहित बस बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को कुछ देर तक देखता रहा। रोहित मन ही मन ये सोचने लगा कि अगर उसकी पूरी ज़िंदगी ये दृश्य देखने में निकल जाए तब भी उसे कोई फरियाद नहीं होगी। रोहित अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था और अपने परिवार को खुश देखकर मन ही मन खुद चहक रहा था। तभी अचानक नन्ही सी रिया ने कमरे के कोने में पड़े एक साइड टेबल पर खड़े होते हुए कहा, ये कम ऑन, आज हम सब लोग मिलकर डांस करेंगे। इससे पहले कि कोई कुछ रिक्वेस्ट कर पाता या अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को रोक पाते, रिया ने ब्लूटूथ के ज़रिए म्यूज़िक ऑन कर दिया और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी तेज़ कर दिया। म्यूज़िक बजते ही रिया ने टेबल से छलांग लगाई और अपने भाइयों का हाथ पकड़कर हवा में हाथ उछाल उछाल कर डांस करने लगी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मम्मा भी बहुत बेहतरीन डांसर थी और श्रेया के साथ रहकर रिया ने भी काफ़ी अच्छा डांस प्रैक्टिस की थी। मॉडर्न डांस की बीट पर रिया अपने पाँव थिरकाने लगी। रिया को डांस करते हुए देखकर रोहित भी चौंक गया। रोहित भी नहीं जानता था कि रिया इतने अच्छी तरीके से डांस कर सकती थी। डांस करते वक्त रिया जिस तरह के एक्सप्रेशन दे रही थी, जिस तरह के डांस मूव्स कर रही थी, वो देखकर रोहित को मन ही मन ये अंदाज़ा हो गया था कि हो ना हो रिया बड़ी होकर ज़रूर बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना पसंद करेगी। अलेक्जेंडर और आर्यन के बारे में तो रोहित काफ़ी कुछ जानता था, मगर रोहित को हमेशा ही इस बात की चिंता रहती थी कि हमेशा मोबाइल गेमिंग में दिलचस्पी दिखाने वाली रिया आगे चलकर करियर के लिए कौन सा फील्ड चुनेगी। मगर रिया को इस तरह से डांस करते हुए देखकर आज कहीं ना कहीं रोहित को भी प्राउड फील हो रहा था। रिया अपने दोनों भाइयों को डांस करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके शरीर में एक भी हड्डी ऐसी थी जो डांस करना जानती थी। रिया के साथ स्टेप्स मिलाने की कोशिश करते हुए कभी आर्यन गिर पड़ता था तो कभी अलेक्जेंडर लड़खड़ा देता था। कुछ देर तक अपने भाइयों के साथ डांस करने की कोशिश कर रही रिया ने अचानक अपनी कमर पर दोनों हाथ रख दिए और अपने दोनों भाइयों को डांस फ्लोर से दूर धकेल दिया। उसके बाद रिया ने अपनी मम्मा अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ डांस मूव करने का इशारा किया। रिया मॉडर्न म्यूजिक की ट्यून पर अपने पाँव थिरकाने लगी। रिया को देखकर अनिका भी कुछ रिया के डांस मूव कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, मगर देखते ही देखते अनिका हूबहू उसी तरह से डांस करने लगी जिस तरह रिया उसे दिखा रही थी। अनिका को डांस करता हुआ देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के होश उड़ गए। रोहित अपनी जगह से एक स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। माँ बेटी दोनों को एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस करते हुए झूम रहे थे। दोनों बच्चे भी तालियां बजाकर अपनी माँ को चीयर अप कर रहे थे। जब रिया ने देखा कि अनिका भी उसके डांस ट्यून पर उसके साथ पाँव थिरकाने लगी थी, तब रिया ने भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप करना शुरू किया। कुछ सेकंड की ही प्रैक्टिस के बाद अनिका भी उन स्टेप्स को फॉलो करने लगती थी और दोनों माँ बेटी किसी डांसिंग कंपटीशन के मुकाबले में उतरे हों, इस तरह पेयर बनाकर डांस करने लगे थे। अनिका और रिया को देखकर रोहित को इतना अंदाज़ा हो गया था कि अगर माँ बेटी की जोड़ी की डांस कंपटीशन्स ऑर्गेनाइज की जाए तो उस पर फर्स्ट प्राइज़ ज़रूर रिया और अनिका को ही मिलता। रोहित को इस वक्त न सिर्फ खुशी हो रही थी, बल्कि अनिका और रिया दोनों को इस तरह डांस करते हुए देखकर उसे काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कितनी काबिल थी। लोगों को जो बातें सीखने के लिए कई महीने, अक्सर कई साल लग जाते थे, वो बातें अनिका चंद मिनटों में सीख जाती थी। और आज रोहित ने अपनी आंखों से अनिका को ये चमत्कार करते हुए देख लिया था। अनिका महज कुछ ही मिनटों के ऑब्जर्वेशन के बाद रिया का हर डांस मूव सीख गई थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका इस दुनिया में एक अजूबे से कम नहीं थी, मगर हर बार की तरह इस बार भी रोहित को बस एक ही बात की फिक्र खाए जा रही थी, उसके इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र न लग जाए।
रिया अपनी मम्मा अनिका के साथ फुल पार्टी मोड एंजॉय कर रही थी और रोहित अपने परिवार को खुश देखकर एक कोने में बैठकर अपने परिवार की खुशी महसूस कर रहा था। तभी अचानक रिया ने डांस छोड़कर तेजी से अपने कदम रोहित की ओर बढ़ाए और रोहित का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी। रोहित समझ गया था कि रिया चाहती थी कि रोहित और अनिका कपल डांस करें। वैसे तो रोहित को डांस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और ना ही आज तक रोहित ने कभी डांस करने की कोशिश भी की थी, मगर आज वह अनिका के नज़दीक आने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। रिया के खींचने पर रोहित भी शर्माते हुए रिया के साथ डांस फ्लोर पर पहुंच गया और रिया ने अपने पापा को ठीक अपनी मां के बगल में खड़ा करते हुए उन दोनों को एक साथ डांस करने का इशारा किया। रोहित डांस करना तो नहीं जानता था, मगर किसी तरह अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर डांस करने की कोशिश करने लगा। जब रोहित ने अपने पाँव बीट पर रखने की कोशिश की तो रोहित लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। रोहित फिर से शर्मा कर अपना बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ डांस की बीट पर हवा में हिलाने की कोशिश करने लगा। रोहित को इस तरह डांस करते हुए देखकर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। तीनों बच्चों की हंसी देखकर अचानक रोहित ने डांस करना बंद कर दिया। रोहित के चेहरे पर मुस्कान और एम्बारसमेंट दोनों एक साथ नजर आ रहे थे। रोहित को इस तरह से डांस करते हुए देखकर अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। रोहित भी नहीं चाहता था कि उसकी इतनी खराब डांसिंग एबिलिटी के कारण उसके परिवार का यह पार्टी मोड बिल्कुल बर्बाद हो जाए, इसलिए अपने दोनों कान पकड़ते हुए रोहित ने डांस फ्लोर से खिसक जाना ही ठीक समझा। रोहित फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रिया ने अपने सर पर अपना एक हाथ मारा और फिर से डांस की बीट पर अपने पैर को थिरकाने लगी। रिया ने अपनी मम्मी की ओर देखकर फिर से इशारा किया और दोनों माँ बेटी फिर से एक दूसरे की ताल में ताल मिलाकर डांस करने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन भी यह सब कुछ देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। तभी अचानक प्रेसिडेंशियल सूट के दरवाजे पर किसी ने डोरबेल बजाई। जब रोहित ने सिक्योरिटी कैमरा से देखा कि बाहर कौन खड़ा था तो रोहित को सनी नजर आया। सनी जैसे ही रोहित को दिखाई दिया, रोहित ने प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा खोला और एक बड़ी सी मुस्कान देखकर अपनी बाहें फैलाते हुए रोहित ने सनी को अंदर बुलाया। रोहित अपने परिवार की खुशी देखकर बेहद खुश था और रोहित की खुशी साफ साफ उसके चेहरे से झलक रही थी। रोहित ने सनी को अंदर बुलाकर प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा बंद किया और सनी को गले लगाते हुए कहा, अरे भाई, आज तो तुम अपनी भाभी और भतीजी को देखोगे तो पागल हो जाओगे। देखो किस तरह से दोनों डांस कर रहे हैं। सनी ने इस तरह जब बच्चों को अपनी माँ के साथ डांस करते हुए देखा तो सनी ने रोहित की ओर देखकर एक झूठ मूठ की स्माइल दी और फिर से अपना सर झुका लिया। ऐसा नहीं था कि सनी को अपने परिवार की खुशी देखकर खुशी नहीं हो रही थी, मगर इस वक्त सनी का मूड उसे खुश होने नहीं दे रहा था। रोहित अपने परिवार की खुशी देखकर इतना खुश था कि उसे सनी के चेहरे की उदासी दिखाई नहीं दी। सनी ने जब रिया और अनिका को डांस करते हुए देखा तब सनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर सनी दिल ही दिल में अभी भी शर्मिला और शर्मिला के साथ हुए हादसों के बारे में सोच रहा था। सनी शर्मिला की बातें सुनकर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था कि सनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान नजर आने लगा था। सनी मन ही मन यही सोच रहा था कि वो किसी भी तरह शर्मिला के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करे। अगर सचमुच कोई ऐसी दवाई है जो इंसान के शरीर पर जादू की तरह काम करती है तो सनी अपने भाई से वो दवाई मांगना चाहता था और शर्मिला के भाई को उस दवाई के जरिए फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। रोहित अनिका और रिया को डांस करते हुए देख रहा था। तभी सनी अपनी गर्दन झुकाए मन ही मन ये सोच रहा था कि वो किस तरह से अपनी बात की शुरुआत करे। प्रेसिडेंशियल सूट में अचानक ही पार्टी का माहौल बन गया था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी इस बार रिया की शरारतों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। रिया की शरारत की वजह से ही आज उन्होंने अपनी मम्मा को इतना खुश होते हुए देखा था। कुछ देर तक यूं ही डांस का प्रोग्राम चलता रहा। फिर अचानक ही रिया ने तेज़ सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, बस बस, अब तो मैं भी थक गई। वाह मम्मा, तुम्हारी स्टेमिना तो गजब की है। तुम तो डांस करते करते थकती ही नहीं। मम्मा, तुमने कितना अच्छा डांस किया है। ये कहने के बाद रिया अनिका की कमर से लिपट गई और कहने लगी, मैं श्रेया मौसी से ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों को मिलकर एक डांस एकेडमी शुरू करनी चाहिए। देखना, सिर्फ हमारे शहर से या हमारे देश से नहीं बल्कि विदेश से भी कई सारे स्टूडेंट्स आप लोगों के पास डांस सीखने आएंगे। जैसे ही रिया के मुंह से श्रेया का नाम निकला, रिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। रिया काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आने लगी। अचानक ही रिया ने दबी हुई आवाज़ में अपनी मम्मा से कहा,
मम्मा श्रेया मासी ठीक तो हो जाएंगी ना? अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि श्रेया के साथ क्या हुआ था, मगर याददाश्त खोने के बाद जितनी भी बार अनिका श्रेया से मिली थी, उसे श्रेया की आंखों में एक मासूमियत नजर आई थी, एक ऐसी सच्चाई जो काफ़ी कम लोगों की आंखों में दिखाई देती थी। रिया के मुंह से श्रेया का नाम सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। अभी अभी प्रेसिडेंशियल शूट में मौजूद सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान थी, मगर श्रेया का नाम सुनते ही सभी के चेहरों पर चिंता साफ नजर आने लगी थी। अपनी मम्मा को कस के पकड़ते हुए रिया ने अनिका से कहा, काश आकाश मामा के साथ वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आकाश मामा भी आज हमारे साथ होते। कितना मज़ा आता है ना जब हम सब एक साथ यहाँ वैकेशन मनाने आते। मैं, आप, आकाश मामा, श्रेया, पिंकी, सब लोग इसी तरह इस वक्त डांस कर रहे होते। अपने मामा का नाम जुबान से निकालते ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका ये तो नहीं जानती थी कि रोते हुए बच्चे को वो क्या कहकर शांत करे, मगर अनिका अब तक इतना जान चुकी थी कि अनिका के तीनों बच्चे अनिका के भाई आकाश से काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अनिका को ना तो आकाश का चेहरा याद था और ना ही आकाश की मौत का कारण अनिका को पता था, मगर अनिका ने जब से होश संभाला था, अनिका के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी और वो थी, रोहित इज ए मर्डर। श्रेया ने खुद अनिका से कहा था कि आकाश की मौत के पीछे रोहित का हाथ है। ये सारी बातें याद आते ही अनिका फिर से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आने लगी थी। रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सब लोग कुछ देर आराम कर लो। कुछ देर बाद हमारे होटल की छत पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा, जिसमें हम सब मनाली टूर के लिए निकलेंगे। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके बच्चे अपने मामा से कितने ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए कुछ देर अनिका और बच्चों को अकेला छोड़कर रोहित ने सनी के कंधे पर हाथ रखा और सनी को प्रेसिडेंशियल शूट की प्राइवेट टेरेस पर ले गया। प्राइवेट टेरेस पर जाते ही रोहित ने एक लंबी सांस ली और सनी से कहा, सनी तुम भी हमारे साथ चलो। मायूस सनी ने उदास चेहरा लिए धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, नहीं भैया आप लोग जाइए, मुझे यहाँ बहुत काम है। जब रोहित ने अचानक सनी की उदास आवाज़ सुनी, तब रोहित ने सनी की ओर देखा। शायद सनी के कमरे में आने के बाद ये पहली बार था जब रोहित ने सनी को नोटिस किया था। सनी के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही थी। रोहित ने सनी को ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। रोहित ने सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ सनी, तुम आज काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम चाहो तो आज के दिन छुट्टी ले लो। मगर जब रोहित ने सनी के कपड़ों पर नज़र डाली तो रोहित ने सनी की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हो। अरे इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, आज इतने मॉडर्न और स्टाइलिश लग रहे हो। फिर चेहरे पर इस तरह की उदासी क्यों है भाई? क्या हुआ, कहीं तुमने शर्मिला को प्रपोज कर दिया और शर्मिला ने तुम्हें मना तो नहीं कर दिया? ये कहने के बाद रोहित ने बड़े ही प्यार से सनी की पीठ थपथपाई, मगर सनी के चेहरे पर किसी भी तरह का रिएक्शन ना देखते हुए रोहित समझ गया था कि बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। रोहित ने बचपन से सनी को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा था। वहीं सनी ने अपनी लाइफ में ज़्यादा परेशानियां नहीं देखी थी। सनी गेम्स खेलना पसंद करता था, पढ़ाई से दूर रहना पसंद करता था और जिम्मेदारियों से भी दूर रहना ही पसंद करता था। ये रोहित की ही वजह से था कि सनी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की जिम्मेदारी संभालने लगा था और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मगर रोहित ने ज़िंदगी में इससे पहले सनी को कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। वहाँ सनी समझ नहीं पा रहा था कि वो रोहित के साथ बात की शुरुआत कैसे करे। जिस V16 ड्रग को पाने के लिए दुनिया भर के लोग रोहित और अनिका के दुश्मन बने घूम रहे थे, उस V16 ड्रग को इतनी आसानी से कैसे मांगा जा सकता था, ये बात सनी की समझ में नहीं आ रही थी। मगर सनी यह भी जानता था कि शर्मिला के भाई को अगर कोई दवाई अपने पैरों पर वापस खड़ा कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ V16 पावर ड्रग था। रोहित ने दोबारा सनी की पीठ थपथपाते हुए कहा, सनी क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो? बताओ मुझे क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। रोहित की बात सुनने के बाद सनी ने अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर सनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी ज़ुबान से V16 पावर ड्रग का नाम निकाले। अभी सनी रोहित को कुछ पूछने ही वाला था, तभी अचानक रोहित के कानों पर अनिका की आवाज़ पड़ी। टेरिस की स्लाइडिंग विंडो के पास खड़ी अनिका ने रोहित से कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अनिका की आवाज़ सुनते ही रोहित ने सनी के कंधे से अपना हाथ हटाया और तेज़ी से चलकर अनिका के पास गया।
जैसे ही रोहित अनिका के पास आया, रोहित ने अनिका से कहा, क्या हुआ अनिका, कुछ चाहिए तुम्हें? इससे पहले कि अनिका रोहित से कुछ कह पाती, प्रेसिडेंशियल सूट के टेरेस पर खड़े रोहित के कानों पर हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज़ आने लगी। जैसे ही रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, आसमान में रोहित को एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के हेलीपैड की ओर आता हुआ नजर आया। हेलीकॉप्टर को देखते ही रोहित के चेहरे पर चमक आ गई। तीनों बच्चों ने भी जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी तो वो शोर मचाते हुए टेरेस पर आए और कूद कूद कर हेलीकॉप्टर को वेव करने लगे। हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करते हुए रोहित ने बच्चों से कहा, आज के लिए यही हम सब की राइड है। ये सुनते ही बच्चे ज़ोर ज़ोर से शोर मचाकर हेलीकॉप्टर की ओर देखकर अपने हाथ हवा में लहराने लगे। तभी हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी हवा में हाथ लहराते हुए बच्चों की एक्साइटमेंट का जवाब दिया। बच्चों के शोर में, हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज़ में अचानक ही रोहित के कानों पर अनिका की आवाज़ पड़ी। अनिका ने धीमी आवाज़ में अपने बगल में खड़े रोहित से पूछा, क्या पुलिस स्टेशन से कुसुम के केस से रिलेटेड कोई कॉल आया? अनिका की बात सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। जैसे ही रोहित ने अनिका का ये सवाल सुना, रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित के चेहरे पर अचानक परेशानी क्यों नजर आने लगी थी। वहीं रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। रोहित ने सोचा था कि वो आज पूरा दिन अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताएगा, मगर अनिका ने सवाल पूछकर उसे परेशानी में डाल दिया था। रोहित ने हड़बड़ाती हुई धीमी आवाज़ में अनिका को जवाब देते हुए कहा, अनिका, अभी वो लोग छानबीन कर रहे हैं, कुछ पता चलते ही वो ज़रूर हमें कांटेक्ट करेंगे। इससे पहले कि अनिका रोहित से कोई और सवाल पूछती, रोहित ने अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, देखो अनिका, आज हमने डिसाइड किया था कि हम बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारे दिल पर गहरा असर पड़ा है, मगर प्लीज़ अनिका, आज के दिन हमें अपने बच्चों के साथ रहना है। देखो बच्चे कितने खुश हैं। तुम्हें इस तरह से देखकर आज बच्चे कितने दिनों बाद इतने खुश नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ अनिका, आज के दिन मेरी बात मान लो और बच्चों के साथ आज का दिन हंसी खुशी बिताओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करूँगा कि अगर उस गरीब लड़की के साथ कोई अन्याय हुआ है तो जल्द से जल्द उसे इंसाफ मिले। रोहित की बात सुनने के बाद अनिका ने रोहित की बात में हामी तो भर दी, मगर कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था कि रोहित ज़रूर उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसी बात थी जो रोहित के मन में चल रही थी, मगर उसकी ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी काफ़ी तेज़ होने लगी थी। रोहित ने देखा कि हेलीकॉप्टर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के बिल्कुल ऊपर आ चुका था। हेलीकॉप्टर का पायलट ज़ोर ज़ोर से बच्चों को देखकर वेव करने लगा और बच्चे भी एक्साइटमेंट में आकर पायलट की ओर देखकर हवा में हाथ लहराने लगे। कुछ ही देर में रोहित ने जो हेलीकॉप्टर चार्टर बुक किया था वो पैराडाइज इंटरनेशनल की छत पर हेलीपैड पर लैंड हुआ। रोहित और उसका पूरा परिवार हेलीपैड पर जाकर पायलट के इशारे का वेट करने लगे। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि बच्चों ने पहले कभी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया था, मगर इस तरह से हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ मनाली सैर करना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। रोहित ने अनिका को समझाने की कोशिश की थी कि आज का दिन उसे बच्चों के साथ रहकर बच्चों की खुशियों में शामिल होकर बिताना है। अनिका भी बच्चों की खुशी को देखकर उनके साथ मुस्कुराने लगी थी। हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से चेक करने के बाद पायलट ने रोहित के परिवार की ओर देखकर थम्स अप का इशारा किया। पायलट का ये मतलब था कि अब हेलीकॉप्टर रोहित के परिवार को लेकर आसमान में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। पायलट का इशारा देखते ही सबसे पहले रिया हवा में अपने हाथ लहराते हुए हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ने लगी। रिया को संभालते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के पीछे दौड़े। हेलीकॉप्टर का पंखा इतना तेज चल रहा था कि अचानक अलेक्जेंडर और आर्यन को लगा कि अगर रिया ने अपने हाथ हवा में लहराए तो हो सकता है कि उसका एक हाथ पंखे से टकरा जाए, मगर वो अच्छी तरह से जानते थे कि ना तो रिया की हाइट इतनी ऊंची हुई थी और ना ही हेलीकॉप्टर का पंखा इतना नीचे घूम रहा था कि ऐसा कुछ होने के चांसेस थे। मगर आर्यन और अलेक्जेंडर का स्वभाव अपनी बहन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव था, इसलिए रिया को हवा में हाथ लहराते हुए देखकर दोनों भाई एक साथ रिया के पीछे दौड़ पड़े। सबसे पहले रिया हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर पांव रखकर हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुई। रिया ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर में पहुंचकर ठीक पायलट के बगल वाली सीट ऑक्यूपाई कर ली थी। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद रिया ने अपने कानों पर पायलट का दिया हुआ हेडफोन लगा लिया और कुछ देर बाद एक्साइटेड होकर उस हेडफोन में कुछ सुनने की कोशिश करने लगी।
कुछ देर बाद रिया ने हेलीकॉप्टर के ठीक बाहर खड़े अपने दोनों भाइयों को इशारा करके हेलीकॉप्टर के अंदर आने को कहा। अलेक्जेंडर और आर्यन बड़ी ही सावधानी से हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुए। रोहित ने जब बच्चों को इतना एक्साइट होते हुए देखा तब रोहित ने अनिका से कहा, जाओ अनिका, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें जो सीट्स पसंद हो तुम चुन लो। जो आखिरी सीट बच जाएगी उस पर मैं और सनी बैठ जाएंगे। रोहित की बात मानते हुए अनिका भी बच्चों को फॉलो करते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ गई। पायलट के ठीक बगल में रिया बैठी थी और उसके पीछे अलेक्जेंडर और आर्यन। अलेक्जेंडर और आर्यन के ठीक बीच में अनिका ने अपनी सीट ले ली थी। रोहित ने सनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो सनी, और जो सीट बची है उसी पर हम दोनों को बैठना होगा। सनी का चेहरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास और मायूस लग रहा था। सनी ने दबी हुई धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, नहीं भैया, आप लोग जाइए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जब से सनी रोहित से मिला था तब से वो काफ़ी उदास नजर आ रहा था। रोहित ने सनी को ज़िंदगी में कभी भी इतना उदास नहीं देखा था, मगर आज सनी को इतना उदास देखकर रोहित को भी काफ़ी अजीब लग रहा था। रोहित ने सनी को ज़्यादा फोर्स ना करते हुए कहा, ठीक है सनी, मैं शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो, मगर याद रखना कोई भी परेशानी हो तो तुम अपने बड़े भाई के साथ शेयर कर सकते हो। सनी को ये कहने के बाद रोहित हेलीकॉप्टर में अपने परिवार के साथ बैठ गया। जब रोहित हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा तब अचानक ही रिया ने पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, क्या हुआ डैड, सनी चाचू क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे साथ? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली सनी चाचू को होटल में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकते। रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपना एक पाँव ज़मीन पर पटकते हुए कहा, ओफो, हमने डिसाइड किया था कि कुछ दिनों तक काम की कोई बात नहीं करेंगे और फिर भी चाचू आज ही के दिन काम को लेकर बैठ गए। कितना मज़ा आता अगर चाचू भी हमारे साथ चलते तो। हम सब भी अपनी अपनी स्कूल में छुट्टियां लेकर यहाँ पर आए हैं ना। क्या आपको पता है डैड, स्कूल में हम कितने लेक्चर्स मिस करेंगे और चाचू हमारे लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते। रिया की बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जो रिया स्कूल में टीचर के होने के बावजूद पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं देती थी, आज मॉम डैड को इम्प्रेस करने के लिए ये कह रही थी कि उसे इस बात का अफसोस है कि स्कूल में उसकी पढ़ाई मिस हो रही थी। हालांकि रोहित अपनी शरारती गुड़िया को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए रोहित ने भी बड़े ही प्यार से इस बात का जवाब देते हुए कहा, ओफो, मैं भी समझ सकता हूँ कि तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी, मगर चलो हम आप वापस पहुँचेंगे, उसके बाद तुम्हारे चाचू की खबर लेंगे। फ़िलहाल तुम बस चाचू को गुड बाय कहो और इस राइड को एंजॉय करो। रोहित की बात सुनते ही अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया और अनिका तीनों बाहर खड़े सनी को देखकर वेव करने लगे। सनी भी अपने पूरे परिवार को टेक ऑफ लेते हुए देख रहा था और हवा में अपने हाथ हिलाकर उन्हें बाय कर रहा था। कहीं ना कहीं आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हेलीकॉप्टर को देखकर सनी को अपने परिवार के लिए एक अलग ही किस्म की फीलिंग होने लगी थी। जो बात शर्मिला ने कही थी वो बार बार सनी के जहन में घूम रही थी। आसमान की ऊंचाइयां छू चुका हेलीकॉप्टर हवा से बातें करने लगा था। तीनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होकर मनाली की वादियां देख रहे थे। स्पेशली पायलट के ठीक बगल में बैठी रिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वो तालियां बजा बजा कर हर नज़ारे के मज़े उठा रही थी। रिया चिल्ला चिल्ला कर अपने हाथ अलग अलग दिशाओं में घुमा घुमा कर लोगों को कोई ना कोई मनाली का अट्रैक्शन देखने को कह रही थी। कभी रिया ऊंची वादियों की तरफ इशारा करती तो कभी नीचे दिख रहे बड़ी सी लेक की ओर इशारा करती। कभी बड़ी सी इमारत वाले अपने होटल को देखकर ये कहती कि होटल कितना छोटा लग रहा है, तो कभी अपने साथ उड़ान भर रहे परिंदों को देखकर कहती कि वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी पंख लग गए हों। रिया की इनोसेंट और मीठी मीठी बातें सुनकर पायलट भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। पायलट भी बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कभी हवा में लेफ़्ट ले लेता तो कभी हवा में अचानक हेलीकॉप्टर राइट में मोड़ देता। बच्चों को ऐसा लगने लगा था जैसे वो इतनी ऊंचाई पर किसी एडवेंचर राइड में बैठे थे। अनिका भी बच्चों के साथ बच्ची बनकर हेलीकॉप्टर की राइड के मज़े लेने की कोशिश कर रही थी। भले ही अनिका के जहन में अभी भी कुसुम के साथ हुए हादसे की परेशानी चल रही थी, मगर वो अपने चेहरे पर परेशानी दिखाकर बच्चों का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए बच्चों के साथ अनिका भी तालियां बजा बजा कर बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मनाली के आसमान में
टहल रहे रोहित के परिवार का हेलीकॉप्टर नीचे खड़े टूरिस्ट भी देख रहे थे। तभी रिया ने हेलीकॉप्टर के बंद कांच से चिल्लाते हुए नीचे सैर करने आए लोगों को हाथ दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये बात रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि इतनी ऊंचाई से उसकी आवाज़ नीचे पहुंचना नामुमकिन थी, मगर वो अपने हाथ हिलाकर जैसे सबको बता देना चाहती थी कि लोग आसमान में जिस हेलीकॉप्टर को देख रहे थे वो दरअसल रिया की राइड थी। रिया ने पीछे मुड़कर अपने पापा की ओर देखा और कहा, डैड, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को भी मनाली ला सकती हूँ? क्या आप उन सब के लिए भी ये हेलीकॉप्टर राइड अरेंज करा देंगे? अपनी बच्चे की फरमाइश पर मुस्कुराते हुए रोहित ने कहा, हाँ, मैं तो कहता हूँ अपनी पूरी की पूरी स्कूल को यहाँ पर ले आओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारी टीचर को भी यहीं पर लेकर आना। इस हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे ही वो सबको पढ़ा दिया करेगी। रोहित की ये बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन धीमे धीमे हंसने लगे। तभी अचानक रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहा, भाई देखो, मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जब मैं और तुम्हारी मम्मा बूढ़े हो जाएं तो कभी कभार हम लोगों को भी इस तरह की राइड करवा दिया करना। रोहित की फरमाइश सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपने पापा का ये बिहेवियर बड़ा अजीब लग रहा था। जब भी फरमाइश पूरी करने की बात आती थी तो सिर्फ रिया की फरमाइशें पूरी की जाती थी, और अब जब रोहित को फरमाइश करनी थी तो रिया से नहीं बल्कि अलेक्जेंडर और आर्यन से की गई थी। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन अब तक ये जान चुके थे कि प्यार के मामले में उसके पापा अपनी बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही पार्शियल थे, मगर अलेक्जेंडर आर्यन दोनों को इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं थी, तो उन्होंने बस रोहित की ओर देखकर बड़ी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट ने अचानक अपनी कैबिन ड्रॉवर से एक दूरबीन निकाला और रिया को थमाते हुए कहा, अब इससे नज़ारे देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा बेबी। दूरबीन हाथ लगते ही रिया के चेहरे की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई। दूरबीन के ज़रिए आसमान की ऊंचाई से छोटी छोटी नज़र आने वाली चीज़ें रिया को साफ साफ नज़र आने लगी। रिया किस तरह तेज़ी से मनाली के आसमान में उड़ रही थी, इस बात का रिया को एहसास होने लगा। आर्यन और अलेक्जेंडर भी दूरबीन के ज़रिए मनाली के नज़ारे देखना चाहते थे, मगर रिया दूरबीन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब एक बार रोहित ने रिया को समझाते हुए कहा, रिया, अब कुछ टाइम के लिए वो दूरबीन अपने भाइयों को भी दे दो। रिया को दूरबीन से नज़ारे देखने का इतना मज़ा आ रहा था कि उसने अपने पापा की बात मानने से साफ मना कर दिया। तभी हेलीकॉप्टर मनाली शहर से कुछ दूर आसमान में उड़ान भरते हुए ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां नीचे गुलेरिया हाउस था। रिया दूरबीन के जरिए नीचे के नज़ारे देखकर मज़े ले रही थी। तभी अचानक दूरबीन में देख रही रिया चौंक गई।